Hey everybody, welcome to my channel. This is Misha, and in this single video, we are going to cover each and everything of your artificial intelligence. Code is 417. इस वीडियो में पूरे के पूरी बुक कवर करेंगे एंड द नोट्स विच आई एम गोइंग टू यूज़ टुडे फ्रॉम योर बुक। कौन सी बुक है आपकी? तो आपकी बुक जो भाई बहुत सारी बुक्स आपको अवेलेबल हैं, पर्टिकुलर कोई बुक नहीं होती, बट आपकी सीबीएसई आपको ना वो जो आपकी कुछ नोट्स जो है प्रोवाइड करती है एंड दीज आर सम ऑफ द नोट्स ऑफ 130 स्लाइड्स एंड ये आपकी सीबीएसई के द्वारा ही प्रोवाइडेड नोट्स हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको इनमें से ही पढ़ना है। अगर आपके स्कूल ने कोई रेफरेंस बुक नहीं दी है, यू हैव टू जस्ट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट इन द स्टार्टिंग सेशंस। और अगर आप ये वीडियो लास्ट में देख रहे हैं तो अभी आपको वीडियो देख के ही रिवाइज करना है। चलो, पहला जो हमारा पेज है, क्या आज पूरा कवर हो पाएगा एक वीडियो में? पॉसिबल तो नहीं है, बट जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगा आज उतना। ठीक है, चलिए, आई डोंट नो कि कितना कवर होगा, बट हाँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। आई होप यू आर हेयर फॉर रिविजन पर्पस एंड नथिंग एल्स। यस, तो बहुत ज़्यादा है, पूरी बुक कवर करना है, इज़ नॉट पॉसिबल इन सिंगल वीडियो, बट या वी विल ट्राई आवर बेस्ट। चलिए, ओके, आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल नहीं होंगी, मैं ऑन नहीं करने वाली आज कैमरा। यस, ओके, let's get started with today's session. If you don't subscribe the channel, please hit it, ओके, एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, वीडियो चंगी लगे तो लाइक करना। ठीक है, ओके, सो या सबसे पहला आता है व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। पहले हम पढ़ेंगे कि बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर फील्ड में यूज़ हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंस क्या है। ठीक है, इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है टू डिस्टिंग्विश, टू अंडरस्टैंड, टू एनालाइज द थिंग्स, है ना। जो चीज़ों में डिस्टिंग्विश करोगे तो वो किससे कर सकते हो? अपनी इंटेलिजेंस के साथ ही कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ ये एप्पल है एंड दिस इज़ मैंगो, आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? विद योर इंटेलिजेंस आप इसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दोगे, तो यही होती है इंटेलिजेंस। ठीक है, इट इज़ एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, सिचुएशन, पीपल एंड फीलिंग। ओके, नोट्स आपको दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मैं आपको पूरे पूरे एक एक लाइन नहीं पढ़ के दूंगी। ठीक है, क्या चीज़ जो है इन्होंने दिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो स्मार्टफोन्स हैं आज के टाइम पे, वो डिफरेंट टेलीफोन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। कुछ पहले ऐसे थे, धीरे 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 टेक्नोलॉजी से आज चेंजेस आए हैं, तो आप देख रहे हो कैसे चेंजेस आए हैं। ठीक है, उसी तरह से पहले का टीवी ये था, आज के टीवी देख लो। तो दिस इज़ ओनली पॉसिबल ड्यू टू द इंटेलिजेंस जो कि मॉडल्स में लगाई गई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मेन चीज़ जो है, बच्चा मैं मेन चीज़ें कवर करूँगी। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले मेन चीज़, अब हमारे पास हमने क्या पढ़ा? इंटेलिजेंस। उसके बाद हमारे पास आता है डिसीजन मेकिंग। क्या होता है डिसीजन मेकिंग? इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन बाय फ्रॉम द अवेलेबल सेट ऑफ चॉइसेस। वहाँ से आप कोई अपनी पर्टिकुलर चॉइस को सिलेक्ट करोगे, दिस इज़ नॉन एज डिसीजन मेकिंग। तीसरी चीज़ आपके पास आती है डेफिनेशन, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन। व्हाट इज़ एआई? तो क्वेश्चन आपको आ सकता है व्हाट इज़ एआई, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है एकदम, आपको उसमें आता है कि व्हाट इज़ एआई, और आगे आपको पूछ लेते हैं कि डिफाइन द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस या कुछ इस तरह से। तो एआई क्या होता है? एआई इज़ अ मतलब कह लो कि इट इज़ अ इंटरफेस मेड बाय ह्यूमन ओनली। तो ह्यूमन ने ही एआई को डेवलप किया है, तो इट इज़ इंटरफेस मेड बाय ह्यूमन दैट मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, दैट मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो हमारी इंटेलिजेंस को मिमिक करता है। ठीक है, तो इट इज़ अ ह्यूमन मेड इंटरफेस दैट मिमिक्स द ह्यूमन्स इंटेलिजेंस। द सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चा आगे। जो मेन चीज़ आती है, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे बनेंगे ही बनेंगे, हर साल बन रहे हैं, हर बार बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में दे दिया गया है, ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। नोट्स चाहिए रहेंगे तो मैं आपको ये वेबसाइट दे दूँगी, यू कैन टेक। अरे तो ये छोड़ो, देखो सबसे पहला आता है हमारे पास क्या? मैथमेटिकल एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस किसमें होगी? जो बच्चे मतलब लॉजिकल सोचती हैं, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, तो उनके अंदर ये इंटेलिजेंस होती है। उसके बाद आता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। कुछ लोग बोलते बहुत अच्छा है कि उनके शब्द ही हमें मोह लेते हैं, तो उनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। स्पैटियल इंटेलिजेंस आपकी इंजीनियरिंग में होती है, जैसे कि जो 3D वर्जन्स को देख पाते हैं उनके अंदर होती है। काइनेस्टिक मतलब बॉडीली काइनेस्टिक, जो एथलीट्स हो गए, डांसर्स हो गए, उनमें होती है। उसके बाद आता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस।
इंटेलिजेंस, जो अच्छा गाते हैं, अच्छा बजाते हैं, ये सब चीज़ों में वो आपकी म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है। ठीक है, बैंड भी आपका इसमें ही आएगा, सिंगर्स भी आपके इसमें आएंगे, तबला प्लेयर्स भी इसमें आएंगे। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में कन्फ्यूजन नहीं होना, मैं लास्ट में बताती हूँ। देखो अगला एक्सिस्टेंशियल होता है कि हम इस दुनिया में क्यों हैं। ये सूफीज़ और सेंट्स जो लोग होते हैं ना, धार्मिक लोग, उनके अंदर होती है कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, किसने बनाया है, कौन पहला इंसान, इस तरह से जो क्वेश्चन पूछते हैं उनके अंदर होती है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंट, आप इन्वायरमेंट से प्यार करते हो, पेड़ पौधे हवा आपको बहुत अच्छे लगते हैं, ये सब चीज़ें, तो ये आपका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हो गया। अब आता है इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वहीं आगे मारूंगी नहीं तो देखना, ध्यान सुनना बस। इंट्रापर्सनल RA और एक आएगा इंटरपर्सनल ER। अब यहाँ पे इंट्रापर्सनल में ना आपकी अपनी बात होती है और सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स होंगी। इसमें क्या होंगी? सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स होंगी। क्या होंगी? सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स। सेल्फ आप खुद को ही करोगे ना, सेल्फ अवेयरनेस स्किल, तो इसीलिए यहाँ पे इंट्रा होगा। बट इंटरपर्सनल जब आएगा तो वो क्या होगा कि आप किसी के साथ कैसे बात करते हो, किसी के साथ कैसा बिहेव करते हो, वो आपकी होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। क्लियर है? याद रखना, ठीक है। बाकी आप इसको एक बार रीड कर सकते हो, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, आपको बना के पूछते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि टू इंटरैक्ट इन द रियल वर्ल्ड, ये सारी आपकी फालतू की चीज़ें। डिसीजन मेकिंग मैंने आपको पहले बता दिया था। देखो अगर आपके पास 3 रास्ते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपके पास डोर नंबर 1 है, डोर नंबर 2 है, डोर नंबर 3 है। अब आपको चॉइस करनी है कि एक में जाऊँ, दूसरे में जाऊँ। मैं पूरा सिनेरियो नहीं रीड कर रही हूँ, दूसरे में जाऊँ या तीसरे में जाऊँ। अब ये यहाँ पर आप अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करोगे कि अगर पहले वाले में लायन है, क्या मैं जा सकती हूँ? पहले वाले में कुछ है, दूसरे में कुछ है, तो आप सोचोगे, लॉजिकली सोचोगे, इंटेलिजेंस यूज़ करोगे, तो आप अपना डिसीजन बनाओगे। चॉइसेस में से एक चॉइस को चूज़ करोगे विद द हेल्प ऑफ योर इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे यही होता है, डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस फ्रॉम द अवेलेबल सेट ऑफ ऑप्शंस विद द हेल्प ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, विद द हेल्प ऑफ योर नॉलेज, विद द हेल्प ऑफ योर इंटेलिजेंस। क्लियर? आगे देखते हैं। अब हमारे पास आता है, यहाँ पे आपको और सिनारियोज दिए हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस, बाकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर करते हैं। चलिए अब आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, हमने डिस्कस कर लिया है। हाउ डू मशीन्स बिकम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको एज इट इज ही क्वेश्चन उठ के आ जाता है, घुमा फिरा के यही चीज़ पूछी जाती है कि मशीन को कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना है, तो यू हैव टू मेंशन दैट विद मोर एंड मोर ट्रेनिंग वी कैन मेक द आर मॉडल और मशीन मो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग हम उसे ट्रेनिंग देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी टेस्टिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसे एवेल्यूएशन करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे उसमें, मॉडल में क्या करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे एंड एवेल्यूएशन करेंगे, ठीक है। अब क्या ट्रेनिंग है, क्या टेस्टिंग है, क्या एवेल्यूएशन, ये क्यों करना है? देखो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं बोलूँ कि आपको इंटेलिजेंट बनाना है, आप जितना पढ़ते जाओगे आप इंटेलिजेंट बढ़ते जाओगे, क्योंकि आपके अंदर उतनी नॉलेज आती जाएगी। तो विद दिस एग्जांपल आप याद रख सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करेंगे मॉडल की तो उसके अंदर डेटा आएगा, ज़्यादा डेटा आएगा तो टेस्टिंग करेंगे, उसको अपनी गलती पता चलेगी, इवैल्यूएट कर पाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो एक बार, ठीक है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी एप्लीकेशंस ऑफ AI क्या है। सिंपल चीज़ है, आज के समय पर ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे आज AI नहीं यूज़ हो रहा। आपके सिंपलेस्ट आप लगा लो, गूगल ले लो आप, चाहे अपना सीरी ले लो, चाहे आप अपना मैपिंग के लिए यूज़ कर लो, चाहे आप अपनी कोई भी इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर लो, हर चीज़ में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है, ठीक है। देखो सबसे पहला आता है गूगल। गूगल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करता है। गूगल असिस्टेंट होता है हमारे पास, गूगल लेंस होता है हमारे पास, फिर सीरी भी जो है वो भी एप्पल का है। याद रखना आपका, ये तो एंड्रॉयड में भी मिल जाता है, ठीक है। ये आपको एप्पल में मिलेगा सीरी, ठीक है। उसके बाद गूगल मैप्स आपके पास होते हैं जो कि आपको नेविगेशन में हेल्प करते हैं। आपका गूगल जो है वो, अगर आप गूगल लेंस यूज़ करें तो वो आप इमेज डिटेक्ट कर सकते हो, कैप्चर डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, फिर रिकॉग्नाइज कर सकते हो। उसके बाद अगर आपका गूगल असिस्टेंट है तो आपका वर्चुअल असिस्टेंट हो जाएगा जो कि NLP की मदद से आपके साथ बात करता है। या फिर हम बात करें अगर सीरी की, तो सीरी भी आपका NLP बेस्ड है, मतलब आपके साथ बात कर रहा है तो इट मीन्स वो NLP बेस्ड है, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट इज़ अमेज़ॉन। Amazon.com में भी आपका रिकमेंडेशन सिस्टम यूज़ होता है। याद रखना जो चीज़ें बता रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब आएंगे पेपर में तो पता चलेगा। रिकमेंडेशन सिस्टम होता है आपका किस में,
अमेज़ॉन में रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे होता है, सपोज कर लेते हैं, लेट्स हैव अ सिनेरियो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखो, अरे यस, मान लो एक समय के लिए आप ना अपना मोबाइल चला रहे थे, ठीक है, आप अपना मोबाइल चला रहे थे एंड आपने क्या देखा, आपने एक रिकमेंडेशन के लिए आपने कोई पर्स ख़रीदना था एंड यू आर, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है एंड मैं वही एग्जांपल दे रही हूँ, ध्यान से सुनो। यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि रिया इज़ मतलब चैटिंग कर रही है किसके साथ, अपनी फ्रेंड के साथ। उसकी फ्रेंड का क्या नाम है, उसका फ्रेंड का नाम बनाते हैं सिया। रिया इज़ टॉकिंग विद सिया या चैटिंग विद सिया इन द व्हाट्सएप में वो बात कर रही है कि रिया कह रही है मुझे क्या चाहिए, पर्स चाहिए। तो मैं वो सोच रही हूँ कि कौन से ब्रांड का लूँ, कैसा पर्स लूँ। तो सिया उसे सजेशन देती है कुछ भी, तो उनके अंदर बातें चल रही होती हैं। देन क्या करती है रिया जाके अपना मोबाइल चेक करती है, ठीक है। तो उसको ना कुछ टू टू ऐसे आवाज़ आ रही होती है, नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं। तो जो वो नोटिफिकेशंस चेक करती है कि किस चीज़ की नोटिफिकेशन होते हैं, तो वो चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि उसको ना पर्स की सजेशंस आती हैं। यूट्यूब खोलती है तो उसमें एड्स में पर्स दिखाए जाते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के, डिफरेंट स्टाइल्स के, ठीक है, और रेट्स दिखाए जाते हैं। तो ये चीज़ क्या है, विद द हेल्प ऑफ अमेज़ॉन में वो अगर खोलती है, अब अमेज़ॉन की बात करें तो अमेज़ॉन का देख लेते हैं। अब अमेज़ॉन में जाके क्या करती है, चेक करती है, तो उसको पर्स के बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या है आपका, विद द हेल्प ऑफ आपका रिकमेंडेशन सिस्टम यहाँ पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पे लिखा भी है, चाहे आपका इंस्टाग्राम है, चाहे आपका फेसबुक है मेटा के द्वारा बनाया गया, चाहे आपका व्हाट्सएप है, चाहे आपका यूट्यूब है, चाहे आपका ट्विटर है, चाहे आपका स्नैपचैट है, सारे ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आते हैं रोबोटिक्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। यू मस्ट नो सोफिया एंड ऑल्सो रोबोटिक्स बहुत सारे होते हैं। शालू इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रोबोट जो बनाई गई हैं बाय द दिनेश पटेल, जो कि केवी के टीचर हैं। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ नॉट एआई। मैम पढ़ लिया एआई कितने हैं, हर चीज़ में एआई है। अब एआई क्या नहीं है जिसको हम समझ सकते हैं पर हम वो एआई नहीं है, ये क्वेश्चन भी आया था एक बार, तो याद रखना कि व्हाट इज़ नॉट एआई क्या नहीं है। तो एआई वॉशिंग मशीन जो है चीज़, जैसे व्हाट इज़ नॉट एआई हमेशा ऑटोमेशन नहीं होती है। एआई वो है जो खुद डिसीजन ले रहा है। अगर आपकी वॉशिंग मशीन कपड़े देख के पता कर रही है कि गंदे हो गए, मैं खुद ही धो देती हूँ, तो वो आपकी एआई बनती है। वो खुद डिसीजन थोड़ी ना बना रही है। अगर वो खुद डिसीजन बनाए कि कपड़े गंदे हो गए, खुद की इंटेलिजेंस यूज़ करें, हम तो स्विच ऑन करते हैं तब वो वॉश करती है और सुखा देती है। इसीलिए योर वॉशिंग मशीन हो गई, चाहे वो ऑटोमेटिक वाली है, वो ऑटोमेशन है, वो एआई नहीं है। उसके बाद चाहे आपका वो हो गया ऑटोमेटिक कंडीशनर हो गया, चाहे आप उसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर रहे हो, पर वो एआई नहीं है। आपके जो स्मार्ट वॉचेस डालते हो वो भी एआई बेस्ड नहीं है, ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, अब आपको क्वेश्चन आ सकता है पर्टिकुलरली कि व्हाट इज़ नॉट एआई, तो क्या लिखोगे वहाँ पे, ठीक है, कहोगे पढ़ाया नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, व्हाट इज़ नॉट एआई इज़ नॉट जस्ट ऑटोमेशन, और एआई सिर्फ ऑटोमेशन ही नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खुद का डिसीजन लेना, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा, एआई में इमोशंस नहीं होते हैं। एआई कोई सिंगल एंटाइटी नहीं है, वो बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा पे चलती है, कोई मैजिक भी नहीं है, ठीक है, तो याद रखना ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। ओके, नाउ मूव अहेड। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है एआई एथिक्स एंड एआई बायस के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, अब हमारे पास आते ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंड आई थिंक कि आपको एक बार पढ़ लेनी चाहिए। ये है क्या, तो डिफरेंट चीज़ें हैं, डेफिनेशंस वगैरह हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा दी गई हैं। सो या हैव अ लुक, देखते हैं। पहली आती है हमारे पास, एज डिस्कस्ड इन द लास्ट चैप्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ प्लेड, ये मैं पूरा पढ़ूंगी, ठीक है, हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट, कहाँ पे थे हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ ऑलवेज बीन अ टर्म विच इन, जो कि यहाँ पे रुको थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला देखते हैं। सम ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया गया है, ठीक है। हाँ, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। नीति आयोग जो है, पता होगा आपको, नेशनल स्ट्रेटजी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या कहती है, एआई रेफर्स टू एबिलिटी। ये नीति आयोग की क्या सजेशन है एआई को लेकर, ये पूरे कॉलम में हम ये पढ़ेंगे। तो क्या बोला है उन्होंने, एआई रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ मशीन to perform consecutive tasks like thinking, perceiving, learning, problem solving, and decision making, initially conceived as technology that could mimic human intelligence.
AI has evolved in the way for far exceeds its original conceptions, with incredible advance made in the data collection, processing, computation power, intelligent system जो है ये डेवलप किया गया है बाय द वैरायटी ऑफ टास्क ये करता है. आई थिंक आप पढ़ सकते हो इसको, एक बार जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप एक बार पढ़ लेना. देखो मैंने भी स्क्रीनशॉट ले लिया. ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं. कहाँ गायब हो गए अभी, कहाँ हम यहाँ पे पहुँचे ही नहीं, अभी तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं. हाँ जी, अभी हम पहुँचे थे कहाँ, अभी तो हम यहाँ पहुँचे ही नहीं. यस, ये पार्ट बी से आपकी बुक शुरू होती है. ठीक है, सो डोंट कंफ्यूज, कुछ ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, हर चीज़ कवर होगी. बुक है भैया एनसीईआरटी के द्वारा दी गई है, क्या ही चाहिए आपको. देखो सबसे पहले क्वेश्चन भी डिस्कस करते चलते हैं, फटाफट से देखते जाओ, फटाफट से मैं कह रही हूँ. देखो व्हाट आई नो, ये कुछ ऐसा खास नहीं है. देखो एआई क्या है मैंने बता दिया. व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट एआई, क्या आप चाहते हो. व्हाट डू यू हैव अबाउट एआई, आपके पास क्या पता है. फालतू है, आगे चलते हैं. फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है अपन को सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें पढ़नी है. ठीक है, हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट. अपनी सीट की पेटियाँ बांध लो, दिमाग फोकस सब इधर होना चाहिए, कान खुले होने चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए और स्क्रीन की आवाज़ होनी चाहिए. ठीक है, देखो सबसे पहले आता है कि एआई में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ डोमेन्स होते हैं. जब भी आपको पूछ लिया जाए व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, व्हाट इज़ डीप लर्निंग या व्हाट इज़ एआई, ये डायग्राम ज़रूर बना के आना और साथ में डेफिनेशन लिखी होनी चाहिए. नंबर कोई नहीं काट सकता आपके. ठीक है, देखो हमारे पास क्या होते हैं, अब मैं एक टर्म बोलूँगी जो कि आपके एमसीक्यू में आ सकती है. देखना, डीप लर्निंग इज़ अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग एंड मशीन लर्निंग इज़ अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, मतलब सबसे ब्रॉडन टर्म में देखें तो इट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उसके ब्रॉडन टर्म में देखें नीचे जाके थोड़ा, तो वो आपका क्या बन जाएगा, मशीन लर्निंग. उससे नीचे जाके देखेंगे दैट इज़ डीप लर्निंग. तो डीप लर्निंग में सबसे ज़्यादा डेटा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है. मशीन लर्निंग में थोड़ा कम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे ब्रॉडन टर्म को बोलते हैं. अब ये होते हैं आपके क्या, डोमेन्स ऑफ एआई. देयर आर डोमेन्स ऑफ एआई. कितने डोमेन्स है, 3, बहुत सारे आगे पढ़ेंगे और भी. मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, ये सब एक आपकी यूनिट चले जाएंगे. ठीक है, तो व्हाट इज़ एआई वो हमने पढ़ लिया. ठीक है, व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग क्या है, इट इज़ इंटरफेस इन विच क्या करते हैं, इन विच देयर मॉडल इज़ परफॉर्मिंग अ टास्क एंड गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट डेटा. तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है या आपको जो डेटा मिल रहा है वो मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इन्फॉर्मेशन या एल्गोरिथम्स. उसके हिसाब से वो प्रेडिक्शंस करेगा जो भी करना है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है डीप लर्निंग. डीप लर्निंग जो है वो न्यूरल नेटवर्क्स के साथ चलता है. यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ अ मल्टीपल लेयर्स कैप्चर रिलेशन अमंग डेटा एंड वो आपकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, वो कैप्चर करती है रिलेशन अमंग डेटा एंड प्रिडिक्ट द आउटकम. फिर वो आउटकम को जो है वो प्रिडिक्ट करती हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू एआई डोमेन्स. एआई डोमेन्स में अगेन आपके पास 3 चीज़ें आती हैं, दैट इज़ डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन एंड एनएलपी. अगर मैं आपको अभी बता दूंगी तो आपको आगे बहुत सारा इसको वास्ट टर्म्स में आपको पढ़ना पड़ेगा. देखो सबसे पहली आती है आपके पास क्या, डेटा साइंस. डेटा साइंस में क्या होता है, डेटा साइंस होती है कि जब हम क्या करते हैं, डेटा साइंस होता क्या है, डेटा साइंस साइंटिफिक मेथड्स एंड एल्गोरिथम टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बोथ स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. तो डेटा साइंस में क्या होता है, हम स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं. अभी नहीं समझना आपको ये चीज़ को, हम इसका पूरा एक पर्टिकुलर आपका यूनिट चलेगा, उसमें हम समझेंगे कि इसमें मतलब क्या होता है. अभी आपको नहीं ज़रूरत है इतनी समझने की, तो मैं स्किप करा रही हूँ इसको. ठीक है, अगर नहीं होगा इसमें तो फिर मैं आपको बता दूँगी. आगे चलते हैं. इसमें एक आपको एग्जांपल याद रखना है, प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट जो होती हैं वो इसका यूज़ करती हैं, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह वगैरह. सो जहाँ पे डेटा यूज़ हो रहा है वहाँ पे डेटा साइंस तो ज़रूर यूज़ होती है एंड मोस्टली ये चीज़ यूज़ होती है बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऑल अबाउट डेटा ही है. ठीक है, कंप्यूटर विजन, जब भी जहाँ पे आपकी इमेज की बात की जाएगी, ग्राफिक्स की बात की जाएगी, वहाँ पे कंप्यूटर विजन आना ही आना है. कंप्यूटर विजन में क्या होता है, इन दिस जो आपका मशीन है या मॉडल है, इट कैन बिकम विजुअली मतलब विजुअली देख पाता है, विजुअली परसीव द थिंग्स अराउंड, कि वो चीज़ों को समझ पाता है, कैप्चर कर पाता है. इसमें 3 चीज़ें चलती हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, जो कि आपकी कैप्चर है, फिर आपकी रिकॉग्नाइज करना, वो सब चीज़ें.
उसके बाद हमारे पास आता है कि इसका यूज़ कहाँ होता है, तो या ऑफ कोर्स सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं जहाँ पे सीवी का यूज़ किया जाता है। सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो आपकी एक टेस्ला नाम की गाड़ी है या वो नाम की गाड़ी है, तो ये सब आपका एग्जांपल आ जाता है। टेस्ला तो आपको याद ही रखना है, उसमें आपका सीवी यूज़ किया जाता है। अलॉन्ग विद अगर वो बोल भी रही है तो फिर एनएलपी भी होगा, बट मोस्ट प्रॉबेबली आपको सीवी ही करना है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, जैसे आपका फेस लॉक सिस्टम है, आपके मोबाइल सिस्टम में भी होते हैं, डोर सिस्टम्स में आपके लॉक्स पे आता है। तो ये सारा क्या है, आपका फेस देख के आपको रिकॉग्नाइज करा है तो उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो ये सारा आपका इसमें चलते हैं सीवी में, तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। एनएलपी नेक्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जैसे यू कैन से कि मैं कुछ बोल रही हूँ और मैंने अपने मतलब मैंने बोलते हुए अपने गूगल असिस्टेंट को बोला कि प्लीज़ मुझे ये चीज़ बताओ। अब उसने क्या किया, मुझे आंसर दिया बोल कर। लाइक हियर आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ, देखना। मुझे समझ नहीं आया कि आपने क्या कहा, क्या आप कृपया इसे फिर से कह सकते हैं? देखो, जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि फिर वो वहाँ पे आपको आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, आई होप वीडियो चल रही होगी। यस, डेटा मीनिंग ऐसे कुछ भी लिख के देखते हैं। ठीक है, Hey there. Imagine you have lots of little pieces of information, like the scores of your favorite cricket team in different. ठीक है, तो इस तरह से मतलब आप कुछ भी बोल रहे हो, आपको आगे से जवाब मिल रहा है बोलकर, तो ये मिल रहा है आपका एनएलपी के कारण। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ एनएलपी। ये मैंने पूछा था जर्मनी से, जर्मनी मतलब जेमिनी से, मैं इसको जर्मनी बोलती हूँ। तो आपका जो नया असिस्टेंट आया है वो है इसमें, मैंने वो इंस्टॉल किया था, तो वो उसमें आप इस तरह से बोलते। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इसमें एनएलपी में क्या होता है कि आपकी जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसमें एनएलपी होते हैं। आप की बात सुनकर आपको उसी लैंग्वेज में आपका जवाब दिया जाता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एनएलजी और एनएलयू, मतलब कि नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर अंडरस्टैंडिंग के बाद वो जनरेट करते हैं लैंग्वेज के हिसाब से, तो उसे बोलते हैं एनएलजी, मतलब नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है स्मार्ट असिस्टेंट्स करते हैं, मैंने बता दिया था। अब आते हैं एआई एथिक्स के ऊपर। बेसिकली एआई एथिक्स क्या होते हैं, एथिक क्या होते हैं? एथिक इज़ अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समवन दैट कैन इफेक्ट अदर, मतलब ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दूसरों के प्रति रखती हैं, गलत नहीं करना कुछ एथिकली। जैसे हमारी लाइफ में भी कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, और जिनको हम फॉलो ना करें तो भाई हम फूल बन जाते हैं। ठीक है, तो देखो एथिक, एआई एथिक्स क्या है? नाउ डे वी आर मूविंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एरा टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा। अब हमारे पास क्या क्या, नाउ वी हैव वी नॉट यूज डेटा और इन्फॉर्मेशन बट इंटेलिजेंस कलेक्टेड फ्रॉम द डेटा टू बिल्ड सोल्यूशन। तो ये सारी फालतू की बातें आपकी लिखी हैं। आगे चलते हैं, सिनेरियोस मैं नहीं पढ़ाऊँगी, आगे चलते हैं। क्या इसमें कुछ अच्छी वाली चीज़ है? हाँ जी, एआई बायस क्या होता है? एआई बायस होता है प्रेजुडाइज थिंकिंग। जब ट्रेनिंग करते वक्त मॉडल के, मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आपको समझ आएगा, ध्यान से बस आपको सुनना है। जब मैं अपने, समझ लो, चलो हम अपना एक मॉडल बनाते हैं। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक। अरे समझ लो मैंने अपना एक मॉडल तैयार किया, थोड़ा फ़नी सा मॉडल बन गया तो। एंड एक पैर कहाँ गया इसका, 2 मिनट। ये मेरा मॉडल है। ठीक है, फिर हंसेगा नहीं इस पर। ठीक है, थोड़ा सा वैसे आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने ये बना रही हूँ। ठीक है, ओके, यस, समझ लो इसका नाम मैंने रख दिया क्या, इसका नाम मैंने रख दिया, क्या नाम रखे इसका, क्या नाम रखे, जैक रख देते हैं इसके नाम। ठीक है, अब इस मैंने अपने जैक मॉडल बनाया और मैंने इसका नाम रख दिया जैक। अब जैक क्या करता है, देखो, अब जैक को मैंने बोला कि जैसे अब मैंने जैक को, जब मैंने इसको ट्रेनिंग दी तो मैंने ना इसको समझाया कि हमें कभी भी मैंने इसको समझा दिया, जैसे मेरे अंदर क्या था कि प्रेजुडाइज थे, समझ लो, ये वैसे नहीं हो। ठीक है ना, हाँ, पहले मैंने इसको बोला कि जो मतलब गोरे लोग होते हैं वही अच्छे होते हैं, काले अच्छे नहीं होते। अब ये क्या करेगा, अब ये जब भी काले लोगों को देखेगा
इसके अंदर ये चीज़ आ जाएगी कि वो अच्छे नहीं है, उनके प्रति अच्छी भावना ये मतलब नहीं रखेगा। ये क्या आया, बायस आया। किससे आया, जिसने उसको सिखाया। उस मतलब मॉडल एआई बेस्ड मॉडल बना रही हूँ तो सिखाया तो मैंने ही है ना, जो मेरे अंदर चीज़ होगी वही उसके अंदर आएगी। तो मेरी प्रेजुडाइज थिंकिंग जो कि ट्रेनिंग के समय इसके अंदर आ जाएगी। जैसे आपकी क्लास में टीचर है जो आपको सिखा रहे हैं, वो आपको आ रहा है, आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं। अगर वो आपको कुछ ऐसा बता दे कि नेगेटिव बात हो गई तो आप समझोगे कि ये चीज़ असली है, क्योंकि आपको उन्होंने ही सिखाया है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, डोंट टेक इट एज सीरियस। ओके, चलो, आई होप समझ आया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा क्लासिकल वे में मैंने आपको समझा दिया कि एआई बायस क्या होते हैं, एआई बेस क्या होते हैं, कि आप उसमें क्या कर रहे हो, आप अपनी प्रेजुडाइज थिंकिंग यूज़ कर रहे हो जब आप उसको ट्रेन कर रहे हो मॉडल को, और ट्रेनिंग के लिए आप लेबल डेटा यूज़ करते हो, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, कैसे कैसे बायस आए थे उनको भी हम समझते हैं। तो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, 2 या 3 बहुत होंगे वैसे, चल देखते हैं। ट्विटर में क्या था कि जो ट्विटर सिस्टम था ना, उसमें पहले क्या था कि बायस के कारण वो जो काले लोग थे उनकी फ़ोटो क्रॉप कर देता था और गोरे लोगों की फ़ोटो में मतलब उधर ट्वीट करता था, दिखाता था। उसके बाद अमेज़ॉन जो है उसमें भी मतलब मेल्स को हायर किया जा रहा था, फीमेल्स को जॉब नहीं दी जा रही थी। उसके बाद आपका फेसबुक जो है उसमें दिखाया जा रहा था कि जैसे नर्स की नौकरी है या टीचर की नौकरी है तो वो सिर्फ फीमेल की दिखाई जाती थी, मेल्स को नहीं दिखाई जाती थी। नर्स मेल भी हो सकते हैं, कंपाउंडर नहीं होते, बस उनका नाम अलग दे दिया जाता है, पर नर्स वो भी होते हैं, ठीक है ना। चलो, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट इज सिंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टिल बिल्डिंग एआई एक्सेस। एआई एक्सेस क्या होते हैं कि डेटा को एक्वायर करना। यस, सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको बता दिया कि डेटा को एक्वायर करना उसको बोलते हैं आपका एआई एक्सेस। ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है अभी के लिए, मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है, बाद में देख लेंगे। देखो, एआई क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये बहुत बड़ी प्रेजुडाइज थिंकिंग है और आपका क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि CBQ आ रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आ सकता है कि ऐसे करके क्वेश्चन आ, यार एक तो ना ये चलता बहुत स्लोली कि इज एआई क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट। तो बच्चे अपनी फारसी झाड़ के आएंगे इसमें और लिख के आएंगे यस, मैं कह रही हूँ सच में बच्चे ऐसे ही लिख के आएंगे। तो हो भी सकता है कोई टीचर नंबर दे भी दे, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक यहाँ पे क्या है, इसका आंसर होगा नो। अब पूछो नो क्यों होगा, नो होगा इसका आंसर, ठीक है। क्यों होगा नो, इसलिए होगा क्योंकि आप क्या लिखोगे कि आपके जो एआई है आज के समय में वो उसने लाइफ को ईज़ कर दिया है, उसने कई सारी चीज़ों को हमारा जो है सिंपलेस्ट वे में दे दिया है। हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, पीछे नहीं रहना। जो लोग पीछे रह जाएंगे टेक्नोलॉजी पे, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि एआई बहुत सारी जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। एआई को बनाने के लिए भी तो कौन चाहिए, लोग ही तो चाहिए। हमें क्या करना है, स्किल बेस्ड लर्निंग करनी है एंड मूव करना है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, हैंड टू हैंड चलना है उसके साथ। मतलब कि हमें स्किल बेस्ड लर्निंग करनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए या कोई भी इंस्टीट्यूशन में, इसको दिखाना चाहिए, डेटा के बारे में पढ़ाना चाहिए बच्चों को। यस, इसलिए आपके 9th 10th में आजकल कंपल्सरी कर दी गई है एआई। पहले काफ़ी स्कूल्स में नहीं थी जब ये आई थी। यस, एआई फॉर किड्स। एआई फॉर किड्स जो है वो अर्ली एज में थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज स्टार्ट, तो इसमें अच्छा ही लिखा हुआ है, यू कैन लर्न। आप एक बार रीड कर सकते हो, लर्न क्या करना है इसमें, रीड करना है बस एक बार, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई मेन चीज़ पे, दैट इज़ हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू एआई ख़त्म कर लिया। नाउ वी हैव टू मूव अहेड वेयर वी आर गोइंग टू नो अबाउट योर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एआई प्रोजेक्ट साइकिल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। शुरू करते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। मान लो कि पेपर में एक क्वेश्चन डल गया, ठीक है, मान लो क्या हम काफ़ी सारे डले होंगे। ये एक ऐसी यूनिट है जो बहुत बड़ी है, पर मैं पढ़ाऊँगी बड़ी नहीं लगेगी, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं पूरा चैप्टर आपको इसी डायग्राम के थ्रू पढ़ा सकती हूँ, ठीक है, बट आपको समझ नहीं आएगा फिर। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है,
व्हाट इज़ दिस प्रॉब्लम स्कोपिंग। आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंट आप बताओ प्रोसेसेस क्या होते हैं, तो यू हैव टू राइट। पहला है प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग मीन्स आइडेंटिफाई करना क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद उसके लिए डेटा एक्वायर करना, डेटा को ढूंढना, फिर डेटा को ढूंढने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करना, विजुअली लगाना, उसको भी आपका एक्सप्लोरेशन में चला जाएगा। मॉडलिंग करना, उसको ट्रेनिंग देना, टेस्टिंग करना और उसका एवल्यूट करना, ठीक है। उसके बाद आपका एक और बच्चे कहते हैं कि मैम डिप्लॉयमेंट भी होता है, बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट, आपकी बुक में भी नहीं दे रखा, प्रूफ आपके सामने है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 आपको आ सकता है, डिफाइन करो तो 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो कभी भी आ सकते हैं, याद रखना, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास आता है प्रॉब्लम स्कोपिंग। अब एक चीज़ आपको और बता दूँ, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। क्या है ये? 9वीं में नहीं पढ़ के आए, नहीं पढ़ के आए ना नलायको। देखो ये देखो, ये क्या है, मजाक से बोल रही हूँ, ठीक है। ये क्या है? ये है आपका, ये देखो सबसे पहला हमारे पास इसमें क्या है, नो पॉवर्टी। नेक्स्ट इज, एक तो ये पता नहीं कैसे चलता ही नहीं है, ज़ीरो हंगर। फिर उसके बाद है गुड क्वालिटी। आपके पूरे गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ उसके बारे में, ये अलग चैप्टर है पर मैं यहीं पे बता दूँगी, आपको वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डिफरेंट गोल्स जो कि यूनाइटेड नेशन ने लगाए थे, डेवलप किए थे और ऑर्गेनाइज किए थे। इसमें 17 गोल्स हैं, गिन लो चाहे, ठीक है। 17 गोल्स हैं, यहाँ तक ये 17 गोल्स हैं। उसके बाद इसमें 169 टारगेट्स थे, 193 कंट्रीज़ ने मिलकर इसे बनाया था, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चंस आते होते हैं, याद रखना। पूरे एक यूनिट है इसके बारे में, मैंने काफ़ी चीज़ बता दी थी आपको, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ऐसी डेवलपमेंट करना कि आप फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखो, ठीक है। चलो उसके बाद हमारे पास आते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम स्कोपिंग है। अब प्रॉब्लम स्कोपिंग में हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम को ढूंढना है, सोल्यूशन को देखना है, सोल्यूशन को लगा के देखना है। मतलब कि यू हैव टू आइडेंटिफाई पेन पॉइंट्स। के पेन पॉइंट्स क्या हैं आपकी प्रॉब्लम के, उसके रिसोर्स ढूंढने हैं, उसके सोल्यूशन ढूंढने हैं, थोड़े अल्टरनेटिव्स और देखने हैं। देन आपको उस अल्टरनेटिव से क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वन चूज़ कर लेना है। दिस इज ऑल अबाउट योर गोल्स ऑफ द प्रॉब्लम स्कोपिंग। क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज 4W कैनवास। 4W कैनवास मैं कह रही हूँ आएगा क्वेश्चन, आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है शॉर्ट होती है, तो ये आपका क्वेश्चन बनता है। इसमें आपको क्या करना रहता है, इसमें आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट बनाना रहता है। कैसे बनाना होता है, तो यहाँ दे रखा होना चाहिए। येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ले लो इसका स्क्रीनशॉट्स, पेपर में आ जाएगा, फिर नहीं कहना कि मैम बताया नहीं, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट भाई ज़रूर ले लो। दिस इज़ द शॉर्ट थिंग कि आपके पेपर में आ ही रही है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके बारे में भी, कुछ चीज़ें रह गई हैं उसको डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अभी होता क्या वो बताती हूँ। देखो 4W कैनवास में हमारे पास क्या आता है, व्हेन, वेयर, वाई, देखो व्हेन, मैं इसको काट रही हूँ, देखो हु, व्हाट, वेयर, वाई, ये आपके 4 कैनवास आते हैं W के। इसमें व्हेन होता, देखो इसमें बस यही होंगे, ठीक है। ना ही इसमें व्हेन होगा, ना ही इसमें वाइल होगा। क्वेश्चन आया था, बच्चे काफ़ी गलत कर रहे थे, याद रखना ये नहीं होगा, यही होंगे 4 बस। अब इसमें क्या है कि किसको प्रॉब्लम है, वो स्टेक होल्डर हो गया, क्या प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। उसको उसके बाद कहाँ प्रॉब्लम हुई थी वो जगह के बारे में, प्रॉब्लम का सॉल्व करने का बेनिफिट क्या होगा वो आपको लिख देना है, और ये चीज़ आपके पेपर में आती है। आके देखते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन आता है कि बड़े बड़े डेटा को एक कॉम्प्लेक्स वे को बिल्कुल एक समराइज वे में लिखने को क्या बोलते हैं, तो अब याद रखेंगे उसको बोलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। चार्ट की फॉर्म में बना दो, उसको बोलते हैं, ठीक है। अब आता है डेटा एक्विजिशन। पहली में यही था, पहले आपका जो प्रॉब्लम स्कोपिंग है उसमें आपको 4W कैनवास याद रखने हैं, आपको अपने गोल्स याद रखने हैं और अपने 17 SDGs याद रखने हैं। मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ, ठीक है। गोल्स क्या, जो मैंने आपको बताया, पेन पॉइंट्स, वो वाली चीज़ें, ठीक है। लिखते जाओ कॉपी में जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अब हमारे पास आता है डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन में क्या करेंगे, डेटा को एक्वायर करेंगे। ऐसी मतलब आप स्ट्रक्चर डेटा हो गया, अनस्ट्रक्चर डेटा हो गया, उसको एक्वायर करते हो, ट्रेनिंग दोगे, टेस्टिंग भी करोगे, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। देखो अब आपका क्वेश्चन बनता है
कि डेटा को लेते समय वो कहाँ से लेना चाहिए। इसमें नहीं दिया, मैं कह रही हूँ नहीं दिया, पर क्वेश्चन आता है, आता है क्वेश्चन, क्यों नहीं आता, ठीक है, इसलिए बताती जा रही हूँ, तो सुनते जाओ। क्या है लिखो, मैं लिख भी रही हूँ जितना पॉसिबल हो सके। देखो, आपको डेटा देते समय याद रखना है, डेटा मस्ट बी रेलिवेंट, डेटा मस्ट बी रेलिवेंट, डेटा मस्ट बी रेलिवेंट, डेटा मस्ट बी रिलायबल, डेटा मस्ट बी कंसिस्टेंट, टाइमलाइंस पे होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद ऑथेंटिक होना चाहिए, फ्री फ्रॉम आप कह लो कि स्पैम नहीं होना चाहिए, डेटा मस्ट बी एक्यूरेट होना चाहिए, टाइमलाइननेस पे होना चाहिए, डेटा मस्ट बी एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मेंशन कर देनी है, ये आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये क्वालिटीज़ हैं जो कि आपको डेटा के एक्वायर करते समय याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट चीज़, दैट इज़ कि क्या फीचर्स हैं जहाँ से, या क्या सोर्सेज हैं टू एक्वायर द डेटा। दोनों तरह से आ सकता है क्वेश्चन, तो ये सारे आपके सोर्सेज हैं। सर्वेस कर सकते हो, इसमें आप ओपिनियन शेयर करोगे तो आपको डेटा मिलेगा। वेब स्क्रैपिंग में वेबसाइट से डेटा मिलता है, एंड दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेबसाइट से डेटा मिलता है, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है। सेंसर्स से आपको डेटा मिलता है, ठीक है, इसमें भी आप मतलब डेटा एक्वायर करते हो। कैमराज से आपको डेटा मिलता है, ग्राफिकल, विजुअल, लाइव स्ट्रीम्स का। ऑब्जर्वेशन से मिलता है, डिफरेंट पास्ट इन्फॉर्मेशन निकाल के ले सकते हो। एपीआई जो है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये हर एक जब आप गेम खेलते हो उसके पीछे जो आपका सिस्टम चल रहा होता है वो आपकी डेटा एक्वायर कर रहा होता है कि आप कैसा खेल रहे हो, कैसी परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से आपकी टीम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एपीआई सिस्टम हो गया। नाउ डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा एक्सप्लोरेशन अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या है देखते हैं। देखो हाँ, एक क्वेश्चन आया था बच्चा एक बार, नज़र पड़ गई तो अच्छी बात है। देखो क्वेश्चन आया था, याद रखना, इसको मार्क कर लो, मार्क कर लो इसको। क्या है ये, क्या है ये, तो ये है भाई, जब क्वेश्चन आ सकता है data.government.in और india.government.in, यहाँ से आपको डेटा एक्वायर करने पर कोई भी स्पैम नहीं मिलेगा। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि पोर्टेबल डेटा आपको कहाँ से मिल सकता है, एक्यूरेट डेटा आपको कहाँ से मिल सकता है, तो पब्लिक जगह से मिलता है। तो data.government.in और india.government.in आप ये दो चीज़ें मैंशन करोगे। बच्चे ओला उबर भी लिख आते हैं, बट फ्यू चांसेस होते हैं नहीं भी मिलता है उसका, ठीक है, उसमें कोई बनने का, इसमें ओला उबर का कोई काम थोड़ी ना है, ठीक है। काफ़ी बच्चे लिख के आते हैं भाई, पिछले साल का मैंने पेपर देखा, उसमें लिखा हुआ था, आई डोंट नो, नंबर नहीं मिला था उनको, तो यहाँ पे आपको यही लिखना है। बाकी बच्चे काफ़ी एंटीवायरस का लिखाते हैं। mosip.government.in भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे चलते हैं, पर ये दो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो लिख लेना। ओपन सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, तो data.government.in एंड india.government.in। नाउ थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं, चलो। डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा एक्सप्लोरेशन करेंगे, हमने पहला स्टेज कर लिया। दूसरे स्टेज में क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरे स्टेज में इंपॉर्टेंट है क्वालिटीज़, जो मैंने आपको लिख के बताई थी थोड़ी सी। उसके बाद मैंने आपको बताया सोर्सेज क्या है डेटा के, एंड ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है विद उनकी डेफिनेशन तो याद ही रखनी है ना, कि उनकी डेफिनेशन क्या है एक्सप्लोरेशन की, या फिर आपके जो भी है, ठीक है। अब आता है एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन मतलब कि उसका नेचर आइडेंटिफाई करना डेटा का, और उसे पैटर्न्स भी लगा देना। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं, इसमें हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं। यहाँ पे आपको दिया नहीं है तो बना देती हूँ आपको, देखो इस पर भर दूँ, इस पर भर दूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दुख कष्ट पीड़ा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपका डेटा विजुअलाइज करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। बार ग्राफ्स होते हैं, ऐसे करके होते हैं ना आपके बार ग्राफ्स, दीज आर योर बार ग्राफ्स, ओके। उसके बाद हमारे पास होते हैं दैट इज़ ये आपकी वाई एक्सेस एंड दिस इज़ योर एक्स एक्सेस, ओके। फिर आप डेटा एक्वायर कर सकते हो फ्रॉम बाय पाई चार्ट। जो पाई चार्ट होता है वो ऐसा आपका 360 डिग्री होता है, 60 डिग्री नहीं होता। एज अ होल आप देखते हो, उसमें आपको ऐसे सर्कल की फॉर्म में पाई चार्ट होता है। अरे भाई पता होगा ना पाई चार्ट, इसी के बना के दिखाती हूँ। देखो ये पाई चार्ट हो गया, इस तरह से 360 डिग्री का पूरा गोला होता है, वो पाई चार्ट होता है। हिस्टोग्राफ होता है, इसमें हिस्टोग्राफ होते हैं, हिस्टोग्राफ कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका वर्ड क्लाउड आता है, जिसमें जो आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड है उसे मतलब बहुत हाईलाइट करके लिखा जाता है, बड़ा बड़ा।
उसके बाद क्रोनोलॉजी आती है जो कि बिल्कुल डेट्स को लिखा जाता है। हीट मैप आते हैं। हीट मैप क्या होता है, जिसमें आपका जैसे आप अपने एसएसटी के मैप भरते हो, उसमें स्क्वायर होता है, कलर भर के उसमें भरना होता है डाटा, इज हीट मैप। उसके बाद आपके आते हैं बबल ग्राफ आता है, जिसमें आपके ऐसे करके ग्राफ होता है, ऐसे करके ग्राफ होता है, ठीक है। इसके ऊपर आपके बबल्स बनाए होते हैं। बड़ा वाला बबल जो है बड़ी फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, छोटा वाला बबल छोटी फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। फिर उसके बाद आपका आता है लाइन ग्राफ, जो कि ऐसे होता है, ऐसे करके लाइन दिखाई जाती है, ठीक है। जो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपको याद रखना है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो नहीं दिया तो बट आपको फिर भी बता दिया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मॉडलिंग। नहीं आता बच्चों को समझ, अभी इस वीडियो में बताऊं या फिर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, एक एक चीज़ पढ़ाई है, अराउंड 35 मिनट्स की वो वीडियो है। अभी इस वीडियो में बता देती हूँ क्योंकि यू आर हेयर फॉर रिविजन पर्पज़, तो मैं यहीं पे आपको बता के जाऊँगी, ठीक है। चलो, एआई मॉडल में ध्यान से याद रखना, मैं पूरे चार्ट के थ्रू पूरा चैप्टर समराइज़ कर दूँगी। देखो, मैं चलो बता देती हूँ। देखो, यहाँ पे मैं आपके लिए पूरा चैप्टर समराइज़ करने वाली हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जो बच्चे मिस कर देंगे, they can miss many things in this from this lecture, ठीक है। रुको 2 मिनट रुको, बस मैं पानी पी लूँ। आप भी पानी पी सकते हो, ठीक है। पी लो पानी थोड़ी देर, then we will start। चलिए, हो गई ब्रेक ख़त्म हमारी। अब हम देखते हैं एक ग्राफ पूरा बनाने वाली चार्ट, और उसको देखना, ठीक है। चैप्टर का नाम है आपका मॉडलिंग, ठीक है। मॉडलिंग में हम क्या करते हैं, डेटा मतलब मॉडल को अपने एक्वायर डेटा के हिसाब से मॉडल को टेस्ट करते हैं कि वेदर उसके हिसाब से एल्गोरिथम्स डालते हैं और उसको चेक करते हैं। याद रखना, जो ट्रेनिंग डेटा होता है ना, ये बताना भूल गई, हमेशा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टेस्टिंग डेटा। क्यों? क्योंकि अब आप क्लासेस स्कूल में अटेंड करते हो, वो ट्रेनिंग है, वो ज़्यादा होती है ना। टेस्ट में, पेपर में तो क्वेश्चन कम ही आते हैं एज़ कम्पेयर टू योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आगे देखो, और दोनों अलग होते हैं। अगर ट्रेनिंग टेस्टिंग सेम हो जाएगा तो मॉडल इतना एक्यूरेट नहीं होगा। क्लियर? ओके। अभी हमारे पास आता है 2 से 3 टर्म्स आपको बताऊंगी, डाइजेस्ट करना, सुनना, ठीक है। एक होती है लेबल्ड डेटा। जो लेबल्ड होगी वो लेबल्ड डेटा होती है, जिसमें टैग्स होते हैं, क्लासिफाइड होती है। और एक होती है अनलेबल्ड डेटा, जो कि अनलेबल्ड होती है, मतलब कि जो टैग्स नहीं होती, क्लासिफाइड नहीं होती है। ओके। अब हमारे पास होती है, एक होता है कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा वो डेटा होता है जो कि मेजरेबल होता है, और नॉन कंटिन्यूअस डेटा जो है वो आपका काउंटेबल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बोल लूँ, नॉन कॉन्टिन्यूअस, यहाँ आपका काउंटेबल जो डेटा है, यहाँ हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट डेटा। ये डेटा होता है, जैसे मेरे कितने जैसे कि आज कितने नंबर आ सकते हैं मेरे स्कूल में, तो 10 आएंगे, नहीं स्कूल के नंबर नहीं, क्या काउंट करें, रुको, हाँ ग्रेड कितना आया, तो ए ग्रेड में अगर मार्क्स है तो आप गिन लोगे कि कुछ भी चीज़ है यार जो कि हम ऐसे पॉइंट्स में नहीं काउंट कर सकते हैं, तो वो, हाँ जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस थे, तो 10 क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन थे, 9.5 थोड़ी ना कहोगे, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं मार्क्स बोलूँ, आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आए, यू कैन से 9.5 आए, तो ये आपका उस तरफ चला जाएगा, आपका जहाँ पे नॉन कॉन्टिन्यूस डेटा होगा। नॉन कॉन्टिन्यूस होगा तो आपका जैसे 10 हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब काफ़ी चीज़ें समझ आ गई, देखना। अब हमारे पास आता है कि हमारे पास 2 तरह की अप्रोचेस होती हैं। एक होता है रूल बेस्ड और लर्निंग बेस्ड। पूरा चैप्टर इस पर टिका हुआ है, इसमें आपको पूरा समझा दूंगी, याद रखना। अब जो रूल बेस है, मॉडलिंग आपका जो चैप्टर है, इसमें आपकी ये 2 चीज़ें आएंगी, रूल बेस और लर्निंग बेस्ड मॉडल। रूल बेस्ड मॉडल क्या होगा, जो कि आपने जो सिखाया अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग ऑफ द डेवलपर, जो भी आपने सिखाया वो उसको ही सीखेगा, वो खुद डेवलप नहीं करेगा। एल्गोरिथम्स, डेटा जितना आपने दिया उसको उतना ही आता है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता है।
लर्निंग में वो खुद एक्वायर करेगा, डेवलपर ने कुछ नहीं सिखाया, इट कैन एक्वायर डेटा इटसेल्फ, इट कैन इम्प्रूव इटसेल्फ। डेटा तो आप ही दोगे बट वो इम्प्रूव करेगा खुद को, लर्न करेगा अपनी गलतियों से, इस तरह से चीज़ें करेगा, ठीक है। अब लर्निंग बेस है तो इसमें 3 चीज़ें और आती हैं, 3 मोर सेगमेंट्स आती हैं। एक आता है सुपरवाइज्ड, एक आता है अनसुपरवाइज्ड, ठीक है, एक आता है रीइंफोर्समेंट, ठीक है। रीइंफोर्समेंट को अलग डब्बे में डाल दो थोड़ा सा। अब यहाँ आ जाओ सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड में। सुपरवाइज्ड में और अनसुपरवाइज्ड में इतना समझ आया चार्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में, ठीक है। फ्लो समझना, ठीक है। सुपरवाइज्ड, अब सुपरवाइज्ड में क्या होते हैं, सुपरवाइज्ड में हमारे पास जो चीज़ आ रही होती है ना, इसमें 2 चीज़ें आती हैं, 2 चीज़ें आती हैं। पहला आता है क्लासिफिकेशन एंड दूसरा आता है रिग्रेशन। सुपरवाइज्ड में आपके पास लेबल्ड डेटा होता है, लेबल्ड अभी बताया था ना, हाँ वही लेबल्ड। सुपरवाइज्ड में लेबल डेटा होगा, टेस्ट ट्रेनिंग लेबल डेटा पे होती है, टेस्टिंग अनलेबल पे होती है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन इसका सबसेट आते हैं। क्लासिफिकेशन में वो क्लासीफाई करेगा एंड डिफरेंट पार्ट्स में। रिग्रेशन में क्या करता है, क्लासिफिकेशन का जो ग्राफ बनता है वो जैसे कि ये आपका ऐसे बन गया और ये आपका ऐसे बन गया, तो दिस इज़ योर सेक्शन ए क्लास, सेक्शन बी क्लास, तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब मैं बात करूँ रिग्रेशन की, तो रिग्रेशन में क्या होता है कि आपका जो मतलब वो कहाँ से लेता है, तो इनपुट लेता है डिफरेंट टाइप के एंड उसके हिसाब से आपका डेटा एक्वायर करते हैं। लाइक परफेक्ट डेफिनेशन बताऊँ तो आप लिख सकते हो कि 2 मिनट रुको, मैं आपको परफेक्ट डेफिनेशन देती हूँ इसकी। हाँ बुक को मैं खोलना पड़ेगा, कहाँ गया इस टॉपिक के बारे में, मिल नहीं रहा मुझे, पता नहीं कहाँ पे है। चलो छोड़ो, इसमें क्या होता है, मैथमेटिकल अप्रोच यूज़ होती है रिलेशन बताने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल में, और फिर आउटकम को प्रेडिक्ट करता है। इसका ग्राफ जो है वो आपका ऐसे उबड़ खाबड़ सा होता है, इसमें पूरे पैटर्न्स के ऊपर नहीं चलता, याद रहेगा। ओके, ग्राफ भी बता दिया, इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ पे, सुपरवाइज्ड हो गया, अनसुपरवाइज्ड पे, ठीक है। अन के आगे डैश डाल दिया, सुपरवाइज्ड है, ठीक है। अनसुपरवाइज्ड में अनलेबल्ड डेटा का यूज़ किया जाता है, अनलेबल्ड डेटा का यूज़ किया जाता है। और याद रखना क्लासिफिकेशन में नॉन कॉन्टिन्यूस होता है नंबर वाला, और रिग्रेशन में पॉइंट में भी जा सकता है, मतलब कि वो मेजरेबल है, मेजरेबल मतलब वो कॉन्टिन्यूस डेटा होगा, ठीक है। अब अनसुपरवाइज्ड में क्या होते हैं आपका, मैंने आपको बताया कि इसमें अनलेबल्ड डेटा होगा, UN अनलेबल्ड डेटा, ठीक है। चलो मजाक से हटके, इसमें क्या होगा, 3 तरह की चीज़ें होंगी, ठीक है। क्लस्टरिंग इसमें होगी आपके पास क्लस्टरिंग। देन दूसरी चीज़ होती है दैट इज़ आपके पास एसोसिएशन, एक होती है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। काफ़ी लोग ये पढ़ाते नहीं है बट आता है भाई आता है। इसके फर्दर नहीं मैं आपको बोलूँगी याद करने के लिए, बट हाँ इतना तो याद करोगे, ठीक है ना। आगे अब हमारे पास क्या है, देखो क्लस्टरिंग में क्या होता है, इसका ग्राफ पता कैसे बनता है, ऐसे करके बना, ऐसे नहीं बनता, ये आपके डिफरेंट टाइप्स को ऐसे क्लस्टर में बनाया था और लेबल नहीं लगाता। अनलेबल्ड हो गया, क्लस्टर बना दिए, ये स्क्वायर है, ये कुछ और है, ये क्लास है, ये बी है, पर इसने लेबल नहीं किया कुछ भी, ऐसे मतलब क्लस्टर बना दिया, अलग अलग टाइप का था, इसीलिए खुद की इंटेलिजेंस के साथ, ठीक है। तो ये क्लस्टरिंग हो गया। इसमें क्या कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस इट कैन ग्रुप द अनलेबल्ड डेटा। समझ आ गया, ईजी पीजी बिल्कुल ओके। एसोसिएशन में क्या होता है, ऐसी टेक्निक है जो इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल एंड द फीचर्स इन द डेटा सेट। वेरिएबल और फीचर में कैसा रिलेशन है, क्या रिलेशन है वो निकालती है, ठीक है। प्रेडिक्ट करेगी या निकालेगी क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द डेटा एंड द फीचर्स। क्लियर है, बिल्कुल ईजी है, बहुत सिंपल है। चलो अब इसका ग्राफ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में मान लो अभी मैं बना तो नहीं सकती हूँ बट आई कैन ट्राई माई बेस्ट, चलो बना ही सकती हूँ वैसे, मेरी ड्राइंग को नहीं बोलने का, ठीक है। ओके वेट करिए 2 मिनट, कैसे बनाऊँ इसमें, अरे मान लो बस ऐसे थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूँ, इस फिगर को रिड्यूस कर दूँ, ये फिगर पूरी परफेक्ट नहीं बनी अभी को, मैं तो अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ, बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बनता तो फिर
कुछ इसी तरह से मान लो ये 3D फिगर है, ये जुड़ा हुआ है मान लो, ठीक है। अब इस 3D फिगर को अब मैं रिड्यूस कर दूँगी क्योंकि इतना प्रोसेस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने क्या किया, इसको मैंने तोड़ दिया कि ये पार्ट जो है, इतना पार्ट जो है वो ये है, ये पार्ट जुड़ा हुआ है, समझ लो इस तरह से ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने ऐसे बना दिया, इस तरह से कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो मैं चीज़ समझाना चाह रही हूँ इसमें ये है कि अनसुपरवाइज लर्निंग अप्रोच है ये भी। इस टेक्निक में क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है नंबर ऑफ इनपुट्स को वेरिएबल की फॉर्म में इन द ट्रेनिंग डेटा, ताकि वो क्या कर पाए, सेंस ले पाए, इसकी रिटेन कर पाए सेंस या फिर इसका मीनिंग, ठीक है। इट इज़ अ अनसुपरवाइज टेक्निक जहाँ पे क्या होता है, रिड्यूसिंग, देयर इज़ अ रिड्यूसिंग ऑफ द नंबर ऑफ द इनपुट्स एंड वेरिएबल्स इन द ट्रेनिंग डेटा वाइल रिटेनिंग इट सेंस एंड मीनिंग। तो वहाँ पे सेंस और मीनिंग को रिटेन करते समय यू आर रिड्यूसिंग द वेरिएबल्स, ठीक है। एक में रिलेशन बता रहे हैं, क्या रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल एंड फीचर, तो एसोसिएशन। क्लासिफिकेशन मतलब आपका जो ग्रुपिंग कर रहे हैं इट इज़ क्लस्टरिंग। और अगर आपका रिड्यूस कर रहे हैं डायमेंशनैलिटी, उसमें आपका डायमेंशनैलिटी रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया, यही चीज़ यहाँ होगी। देख लो इतना बड़ा टॉपिक था, ये ग्राफ थे, ग्राफ बताए ना, यही ग्राफ बताए ना, क्लस्टरिंग बताया ना, और ये बताया ना मैंने आपको, वही चीज़ें हैं। पढ़ लो एक बार पढ़ने तो, बट या अगर सुन लिया बस कहीं आपके दिमाग से नहीं जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ इवैल्यूएशन पे, बिकॉज मॉडलिंग मैंने सारा समझा दिया, ठीक है। कुछ नहीं रह गया मॉडलिंग में, ठीक है। कुछ देख लेते हैं फिर भी ना, कुछ भी नहीं रहता। ये देखो डायमेंशनल रिडक्शन के बारे में लिखा है, बट मैंने आपको बता दिया कि वैसे आपका 3D फिगर बनाई थी, उसके बाद मैं 2D में कन्वर्ट कर रही थी, येस ओके। चाहे आपका डेटा कम हो जाता है बट ईजी हो जाता है उसे प्रोसेस करना, ओके। अब हमारे पास आता है इवैल्यूएशन, और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओ इवैल्यूएशन बस इतना बताया है, अच्छा ठीक है। चैप्टर 7 है ना आपका लास्ट टॉपिक, उसमें आपको बताएंगे, तो हमने इतना भी नहीं पढ़ना, उसमें ही हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, उस पर सब कुछ करेंगे, ठीक है। चलो अब हमारे पास आता है न्यूरल नेटवर्क्स। पानी पी लेती हूँ फिर शुरू करते हैं। नाउ न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी भाई, 10th में होगी, तो बायोलॉजी में अरे एक तो ये नोट्स गायब क्यों जाते हैं, कहाँ गए ये, यस। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है और खासकर आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, am I right? तो ये नहीं समझना मुझे सिर्फ एक सब्जेक्ट आता है, ओके। चलो वेट करो, आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक चीज़ तो पढ़ी होगी, क्या, न्यूरॉन के बारे में। इसको मैं पूरा यहाँ पे समझा दूँगी, देखना आपको टॉपिक में। न्यूरॉन के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसकी शक्ल थोड़ी इस तरह से दिखती है। पहचाना आपने इस इंसान को, पहचाना कि नहीं भाई, रुको अभी नहीं पहचाना ना, पूरा बनाने दो फिर पहचान लोगे। क्या ये बन जा, थोड़ा सा मैं ऐसे बना रही हूँ रो सा डायग्राम, ठीक है। आता है मुझे बनाने अच्छे से, बट अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं सजाऊँ यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इसे हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसी तरह से आपका बायोलॉजी में जैसे ह्यूमन नेटवर्क सिस्टम है, ह्यूमन नेटवर्क सिस्टम कह रही हूँ, ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, उसी तरह से आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है। इसमें आपके पास जो आपका न्यूरॉन है उसे हम नोड्स और न्यूरॉड्स बोलते हैं। उसके बाद जो आपका जो डेंड्राइड है उसे हम बोलते हैं वेटेड इनपुट्स। जो डेंड्राइड होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, वेटेड इनपुट्स। याद रखो, ये न्यू लेबलिंग सीख लो, यहाँ पे लिख दो क्या, रुको, आर्टिफिशियल न्यूरल A.N.N मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पे लेबलिंग बता रही हूँ, देखो यहाँ पे एक्सॉन को पता है क्या समझा जाता है, किसके इक्वल होता है एक्सॉन, वेटनिंग इनपुट्स, वेटेड इनपुट्स के इक्वल होता है। एक्टिवेशन फंक्शन के इक्वल आपका सोमा होता है। सोमा होता है क्या पता है,
बायोलॉजी में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो फिर बहुत 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 मुश्किल हो गई। ठीक है, तो ये आपका सोमा होता है, सेल बॉडी को सोमा बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका जो सोमा है वो एक्टिवेशन फंक्शन के इक्वल है। एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, याद रखना एक्टिवेशन फंक्शन। उसके बाद साइनैप्स जो है वो आपका न्यूरॉन होगा, साइनैप्स जो है वो आपका न्यूरॉन होगा। और साइनैप्स क्या होते हैं, रेटिकुलर कोऑर्डिनेशन पढ़ा है ना, हाँ। दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को हम साइनैप्स बोलते हैं। वो यहाँ पे मैंने नहीं बनाया, तो मान लो यहाँ पे ही मान लेते हैं सही, साइनैप्स। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, साइनैप्स आपका दो न्यूरॉन के बीच में, इसको साइनैप्स ही बोलते हैं। एक्सॉन जो है वो आपका आउटपुट होता है, ये आपका पूरा एक्सॉन है, दिस इज़ योर आउटपुट। ठीक है, इतना समझ गए, वेरी गुड। अब इसकी फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सभी से भी इम्पॉर्टेंट है एक चीज़ जो भी बताऊंगी, इसमें होती हैं 3 लेयर्स। 3 लेयर्स होती हैं, जैसे हमारे न्यूरॉन में होता है ना, आगे वाला पार्ट हो गया सोमा, एक्सॉन, मतलब पीछे वाला हो गया नर्व एंडिंग, तो उसी तरह से इसकी 3 लेयर्स होती हैं। कौन सी लेयर्स होती हैं, पहली होती है इनपुट लेयर जो कि इनपुट देगी, आउटपुट लेयर लास्ट की है जो कि आउटपुट निकालेगी, अंदर वाली होती है हाइडन लेयर। अब हाइडन लेयर, इसका नाम ही इसे बता रहा है कि ये छुप रुस्तम है। छुप रुस्तम है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, क्वेश्चन बनता है, इसमें प्रोसेसिंग होती है। क्या मैम बाकी दोनों में नहीं होती, तो नहीं होती, इसमें प्रोसेसिंग नहीं होती, इसमें प्रोसेसिंग नहीं होती। प्रोसेसिंग आपकी हाइडन लेयर में ही होती है। ये सिर्फ इनपुट जनरेट करेगी, प्रेडिक्ट करके आउटपुट निकाल देगी, सारा काम तो यही कर रही है, पर ये दिखती नहीं है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं इस टॉपिक को। क्वेश्चन आया था, ये आपका CBSE से ही पेपर बनता है, मैं बता रही हूँ, यही नोट से पेपर बनते हैं। इसी चीज़ से आपका पिछली बार क्वेश्चन आया था, आपके शायद इस बार के सैम्पल पेपर में है कि क्वेश्चन आया था, ऐसा ही कुछ है, देखा मैंने ये क्वेश्चन ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में है क्या, आपको क्वेश्चन था कि इसमें सबसे ज़्यादा किस में होगा परफॉर्मेंस अच्छी किसकी होगी। ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस है तो वो होगी आपकी लार्जर न्यूरल नेटवर्क की, क्योंकि परफॉर्मेंस यहाँ पे है और ये ऊपर है, तो इससे इस तरह से करके आप देख सकते हो, तो इसकी होगी। गंदी किसकी होगी, मतलब कम से कम किसकी होगी, तो वो आपका स्मॉल न्यूरल नेटवर्क लिख सकते हो। ये ट्रेडिशनल नहीं लिखना है, स्मॉल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, अब न्यूरल नेटवर्क के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेटा मशीन लर्निंग, हमें पढ़ना है इसके फीचर्स के बारे में, जो कि ये है। ठीक है, फीचर्स पढ़ लेने हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज इसमें दी नहीं है, बट मुझे लगता है कि आपको एक बार बता दूं कि इसका प्रोसेस कैसे है, इसको कैसे काम करता है। देखो, अगर इसके फीचर्स आ जाते हैं ना, तो ये लिख देना जो भी बताऊंगी। अगर इसकी एडवांटेज आ जाती है वो बता देती हूँ, डिसएडवांटेज आती है वो बता देती हूँ। अगर प्रोसेसिंग आ जाती है तो 3 लेयर्स डिफाइन कर देना, नंबर मिल जाएंगे। क्लियर हो गया, चलो देखो, मैं कहीं से छोड़ूंगी नहीं, मतलब हर चीज़ हम कवर कर लेंगे। आई नीड योर पेशेंस ओनली। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगी, इस वीडियो के बाद मैं यहाँ पे ये बंद कर दूँगी, ये आपका टॉपिक नहीं है, पाइथन का टॉपिक नहीं है, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूँगी और दूसरा पार्ट में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ख़त्म कर दूँगी, बिकॉज वीडियो डालने में ना यूट्यूब अलो नहीं करेगा, बिकॉज आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो उतनी वीडियो मैं इकट्ठे नहीं डालूँगी एंड डाल भी नहीं पाऊँगी कि 2 आवर्स की 3 आवर्स की इकट्ठे डाल दूँ। ठीक है, इसीलिए if you are getting benefit from my videos, please subscribe it, okay? yes, सबसे पहले हमारे पास आता है कि फीचर्स में सबसे पहला फीचर क्या है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सिस्टम इज मॉडल्ड ऑन अ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। क्या आपको नहीं पता था, बताया ना, वही चीज़ है। दे ऑल्सो एबल टू ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट फीचर्स विदाउट इनपुट फ्रॉम द प्रोग्रामर। ये इनपुट लिए बिना क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रोग्रामर में। ठीक है, मैं आपको खुद लिखवाती हूँ, इसको छोड़ दो, मैं आपको लिखवा रही हूँ। देखो, पहले क्या लिखवाऊँ, प्रोसेस लिखवाऊँ, क्या लिखवाऊँ। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, उसका एक तो सॉलिड तरीका बताया मैंने आपको। एक टर्म याद रखना कि न्यूरॉन से पहले परसेप्ट्रॉन की वर्ड आया था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए, उसे बोला जाता है परसेप्ट्रॉन। ये रोजेबेलेंट जो थे, फ्रैंक रोजेबेलेंट एक साइकोलॉजिस्ट थे, 1958 में उन्होंने ये टर्म निकाली थी, याद रखना। ठीक है, उसके बाद 2-3 और चीज़ें हैं जो कि आपकी बुक में नहीं है, मैं बताना चाहूँगी आपको। एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, बैक प्रोपेगेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, पहले हम चलते हैं क्या फीचर्स पे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मैं यहाँ पे नहीं लिख पाऊँगी इतनी सी स्क्रीन पे, कैसे लिखूँ, इसलिए आप लिखते जाओ मैं जो बोल रही हूँ। ठीक है, पहला फीचर है
कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मिमिक ह्यूमन ब्रेन, पहला यही होगा कि ये क्या करते हैं, मिमिक करते हैं ह्यूमन ब्रेन को। तो यहाँ पे आपका पहला यही होगा, मिमिक ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। दूसरा जो आपका पॉइंट बनता है वो ये है कि ऑटोमेटिकली लर्न विद ईच इनपुट एंड ईच न्यू अटेम्प्ट। यहाँ सिर्फ आप लिख सकते हो इट ऑटोमेटिकली लर्न्स, क्या लिख सकते हो, इट ऑटोमेटिकली लर्न्स, ऑटोमेटिकली लर्न्स, ये ऑटोमेटिकली लर्न करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूरल नेटवर्क्स कैन वर्क विद द बिग डेटा सेट। आप लिखोगे कि इट वर्क्स विद द बिग डेटा, इट वर्क्स विद द बिग डेटा सेट, इट वर्क्स विद द बिग डेटा सेट। इट हैज़ एबिलिटी टू लर्न एंड जनरलाइज, एबिलिटी टू लर्न एंड जनरलाइज। देखो 1 2 3 4 5 नहीं हुए ना, अभी एक और लिखवा देती हूँ। इट कैन एम्प्लॉय मशीन लर्निंग टेक्निक्स टू फंक्शन एंड इवॉल्व। क्या करता है, मशीन लर्निंग टेक्निक्स को यूज़ करता है टू एम्प्लॉय एंड टू इवॉल्व, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ना कुछ, क्या पढ़ा, देखो मिमिक ह्यूमन ब्रेन, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि मिमिक करता है ह्यूमन ब्रेन को, ऑटोमेटिकली लर्न करता है। उसके बाद बिग डेटा सेट्स के साथ ये क्या करता है, क्या करते हैं बिग डेटा सेट के साथ, ये वर्क करता है विद द बिग डेटा सेट, इसलिए इसको डीप लर्निंग भी बोला जाता है। कई बार ज़्यादा प्रोसेसिंग हो तो डीप लर्निंग बोल देते हैं ना, कि न्यूरल नेटवर्क का टाइप है एक तरह। लर्न करता है, कैसे लर्न करता है, लर्न भी करता है, जनरलाइज भी करता है, और मशीन लर्निंग जो है वो टाइप एम्प्लॉय करता है मशीन लर्निंग टेक्निक्स को फंक्शन करने के लिए एंड इवॉल्व करने के लिए, फंक्शन करने के लिए एंड इवॉल्व करने के लिए। क्लियर है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पहली चीज़ है मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, दूसरा ऑटोमेटिकली लर्न, बिग डेटा सेट, लर्न एंड जनरलाइज, लास्ट इज कि क्या क्या करेगा, मशीन लर्निंग के साथ एम्प्लॉय करेगा टेक्निक्स को और फंक्शन के साथ इवॉल्व करेगा। गॉट माई पॉइंट। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस को एंड फर्दर मूव करते हैं। हो ही गई ये भी वीडियो वैसे बना की, सो या कोई बात नहीं, पता नहीं स्पेस भी होगी या नहीं है उसमें मोबाइल में, बढ़िया, लेट्स सी। अब हमारे पास आता है एडवांटेजेस एंड ऑफ कोर्स डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिस्टम। लिख लो फटाफट से, मैं बोल रही हूँ। एडवांटेजेस क्या है, इट दे आर मैसिवली पैरेलल एंड लर्न मल्टीपल टास्क पैरेलली, ये मैसिवली पैरेलल होती हैं एंड लर्न मल्टीपल टास्क पैरेलली। दूसरा, दे आर फंडामेंटली फॉल्ट टॉलरेंट, ठीक है, और ये क्या करते हैं, हर एक नई चीज़ के साथ सीखते हैं और फॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। क्या होते हैं, फॉल्ट टॉलरेंट। मैं मेन पॉइंट्स दे रही हूँ, बाकी आप इलेबोरेट कर सकते हो तो कर देना, ठीक है, इसी भी लिख सकते हो यार, इतनी भी टेंशन नहीं होती। फॉल्ट टॉलरेंट, दूसरा मैसिव पैरेलल, अगला कैपेबल ऑफ लर्निंग जनरलाइजिंग जो हमने ऊपर पढ़ा था, लर्न एंड जनरलाइज। चौथा सपोर्ट ब्लैक बॉक्स फंक्शनिंग, सपोर्ट ब्लैक बॉक्स फंक्शनिंग, नो नीड टू नो दैट अंडरलाइंग लॉज गवर्नमेंट, वो आपको सिंपल याद रखना है क्या, कि ब्लैक बॉक्स फंक्शनिंग को सपोर्ट करते हैं, याद रहेगा। मैसिवली पैरेलल है, फॉल्ट टॉलरेंट है, ब्लैक बॉक्स फंक्शनिंग को सपोर्ट करता है, कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड जनरलाइजिंग है। अब आ जाओ डिसएडवांटेज की ओर। डिसएडवांटेज में सबसे पहला आता है कि इसमें कॉस्टली है, इस चीज़ को डेवलप करने के लिए अपने मॉडल में बहुत पैसा चाहिए, और ये क्या है, कॉस्टली है, ठीक है। इसमें क्या चाहिए रहता है, मोर कंप्यूटेशन एक्सपेंसिव देन द ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ये लिख दोगे। दूसरा पॉइंट, मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड डेवलपमेंट टेक मच लॉन्गर टाइम, तो टाइम कंज्यूमिंग है, और यू कैन से कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उसके बाद आता है कि ब्लैक बॉक्स नेचर ऑल्सो टर्न आउट टू बी डिसएडवांटेज, तो ब्लैक बॉक्स जो अपन ऊपर यहाँ पे एडवांटेज थी, यहाँ पर वो ये क्या बन जाती है, डिसएडवांटेज बन जाती है ब्लैक बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट है, याद रखना। नीड मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा टू बी ट्रेन, और डेटा बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है, हाई लेवल एक्सेसिव लेवल ऑफ डेटा चाहिए रहता है, ठीक है। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, व्हाट आर एडवांटेजेस, आ जाएंगे, मेरी नाक निकट होनी चाहिए, आपको आना चाहिए, ठीक है। क्या है, पैरेलल है। दूसरा क्या है, फॉल्ट को जो है सह लेता है, टॉलरेंट कर लेता है, फॉल्ट टॉलरेंट है। उसके बाद तीसरा कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड जनरलाइजिंग है।
चौथा, ब्लैक बॉक्स फंक्शनिंग को सपोर्ट करता है। ब्लैक बॉक्स फंक्शनिंग को सपोर्ट करता है, ये डिसएडवांटेज भी हो जाती है, टाइम लगता है, कंप्यूटेशन डेटा कॉस्टली है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से कॉस्टली है। याद रहेगा। यहीं पे यहाँ पे आपका पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। इसकी एप्लीकेशंस अगेन इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो भी बता देती हूँ। मैं कह रही हूँ हर चीज़ कवर होगी। कभी AI खोल के नहीं भी पढ़ी, वीडियो के बाद अगर पढ़ लोगे सब समझ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला है इसकी एप्लीकेशंस। देखो सबसे पहली एप्लीकेशन आती है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन में इसका यूज़ किया जाता है वीडियोज़ और इमेजेस को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए ना, तो अंडरस्टैंड करने के लिए विजुअली, तो उसका डेटा जो है इसमें यूज़ होता है कंप्यूटर विजन में। अब आपको 3 चीज़ों के 3 पॉइंट्स आपको मैं ऐसे ही याद करा दूँगी, हलवा, बिल्कुल हलवा। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्या, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। अब रिकॉग्नाइजेशन से ही आपको क्या याद रखना है, देखो कैरेक्टर को भी रिकॉग्नाइज करता है, पॉइंट नंबर 2 हो गया। पहला क्या था, कंप्यूटर विजन, दूसरा हो गया कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तीसरा हो जाएगा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, चौथा हो जाएगा इमेज रिकॉग्नाइजेशन। बोलो क्लियर है? क्लियर है ना, बिल्कुल ईजी है ना। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन बोलो, और बोलो, हो गया ना, इजी पीजी हो गया ना। क्या है, पहला आपने याद रखा क्या, कंप्यूटर विजन, फिर उसने अपने आप ही बन गया क्या, करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, इमेज रिकॉग्नाइजेशन एंड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। डिटेक्शन भी होता है एक। ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए भी आप कर सकते हो, मिसलिनियस मतलब मिसलिनियस एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, 5 लाइन के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। क्या था इसकी एप्लीकेशन, जल्दी जल्दी बोलो। कंप्यूटर विजन, रिकॉग्नाइजेशन से कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ऐसे फ्लो चार्ट नहीं बनाना पूरा, इतने कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, और कौन सा था, इमेज रिकॉग्नाइजेशन एंड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। क्लियर 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 क्लियर, बिल्कुल सॉलिडली क्लियर हो गया। चलिए अब ये यहाँ पे तो बड़े बड़े कांटे लगा दो, ये आपका सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए है, क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे चलते हैं, अभी पाइथन पे ही होगा ये सारा सिस्टम। इस पर अगली जो हमारे पास आती है वो आता है हमारे पास डेटा साइंस। डेटा साइंस आएगा कहाँ पे, डेटा साइंस क्या आपको दिख रहा है, ये रहा। डेटा साइंस पढ़ते हैं। देखिए डेटा साइंस जो है ना, डेटा साइंस एक बहुत वास्ट अमाउंट में चला, मतलब वास्ट टर्म है आपके लिए, बिकॉज इसकी अलग पढ़ाई होती है, बहुत पैसा छपता है इसमें भी। ठीक है, और आजकल इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बिकॉज आपको आगे करियर चूज़ करने, तो एज एडवाइजेबल इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है अब। ठीक है, देखते हैं इसमें है क्या। डेटा साइंस में हमारे पास हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, डेटा साइंस, CV मतलब कंप्यूटर विजन एंड NLP। अभी हम बात करेंगे पहली चीज़ के बारे में, फिर दूसरी के बारे में, फिर तीसरी के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे एक टॉपिक इवैल्यूएशन। अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ क्या, कि इवैल्यूएशन में सिर्फ एक चीज़ बताऊँगी, डिफरेंट मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो आपका एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स नाम का टॉपिक है, और मैं कह रही हूँ कितनी % गारंटी दूँ, 1000 टाइम्स से भी ज़्यादा गारंटी दे रही हूँ कि वो 4 नंबर का लास्ट में आपका क्वेश्चन आएगा, और वो आपका कन्फ्यूजन मैट्रिक का क्वेश्चन होगा। कैसे पता चलेगा कैसे करना, क्योंकि मैं तो इस वीडियो में नहीं करा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले करा रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। ठीक है, उसमें जाके आप वो देख लेना एक बार। ठीक है, बाकी करा दूँगी, देखो बस थोड़े रह गए, इसी वीडियो में कवर करते हैं। चलिए सबसे पहले हमारे पास आता है कि इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो देखो सबसे पहला है कि आपका इसमें फ्रॉड डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। इसकी एप्लीकेशन पे सीधे चलते हैं, क्योंकि डेफिनेशन मैंने ऊपर आपको बताई थी कि डेटा साइंस क्या है, साइंटिफिक मेथड एल्गोरिथम्स टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बोथ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर डेटा, ये मैंने समझाया था। अब ये क्या करते हैं, फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन में हेल्प करता है। कैसे करता है, देखो द earliest application of the data science were in finance. Companies were fed up and bad debts and loans every year. However, they had a lot of data which we used to get collected during the initial paperwork while synthesize loans. They decided to bring a data scientist in order to rescue them from the losses. And over the years क्या हुआ, बैंकिंग कंपनीज लर्न टू डिवाइड द कॉन्क्यूर्स डाटा एंड वाइल जो भी है फ्लांग टिंग जो भी है। अब इसमें क्या बोला गया है, मैं आपको सिंपली बताती हूँ। रिस्क एंड फ्रॉड डिटेक्शन में क्या होते हैं, सपोज कर लो आप रात का बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है एंड आप कहीं दिल्ली में रहते हो एंड आपके बैंक से ट्रांजेक्शन हो रही है ऑफ मुंबई, तो अब पता चल जाएगा कि क्या है, वो एक फ्रॉड है।
इस तरह से वो आपका जो है डिटेक्ट हो जाता है और वो आपको बता देगा जब आपको मैसेज आएगा कि ये फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इमेज रिकॉग्नाइजेशन या इमेज सर्च, ठीक है। इमेज सर्च क्या होता है, इसमें जैसे कि आपका डेटा साइंस यूज़ होता है, मैंने आपको पहले बता दिया था। रिकमेंडेशन सिस्टम आपका होता है, ठीक है। टारगेट एडवर्टाइजमेंट में भी यही चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो है ना वो है डेटा साइंस का यूज़, हाँ, एयरलाइन में यूज़ किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है एज़ पर योर एग्ज़ाम्स। जैसे कि पता करना है कि सबसे ज़्यादा डिमांड कौन सी फ़्लाइट की है, वो उसके लिए आप डेटा को इकट्ठा कर सकते हो। सबसे ज़्यादा फूड इनसाइट कौन से हैं, फूड इनसाइट कौन से हैं, कौन सा कितना डिस्काउंट जो है वो लोग देखते हैं, तो एज़ पर द डिस्काउंट आप देख सकते हो, उसके बारे में डेटा होगा। उसके बाद आप देखोगे डिस्काउंट के बाद आपका जैसे यू कैन से आपका प्लानिंग एयर रूट्स हो गया, या फिर आपके फेयर्स के बारे में, डिस्काउंट्स के बारे में हो गया, इन फ्लाइट्स फूड सप्लाई हो गया, डिसीजन ऑफ द फ्लाइट डिलेज हो गया। तो इन सभी के लिए आपका डेटा कलेक्ट किया जाता है। आपको एक बार देख लेना, मैंने आपको 3 से 4 पॉइंट बता दिए, वो मोर देन इनफ है। ये देखो यहाँ पे भी लिखा था, देखो ये लिखा हुआ है, प्रेडिक्ट करना फ्लाइट डिलेज को, डिसाइड करना कौन सी एयरलाइन बाय करनी है, लोन्स वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारे पास ना यहाँ पे लिखा नहीं है, वेदर प्रेडिक्शन के लिए भी होता है। वेदर के लिए कैसे होता है कि आज बादल कितने हैं, बारिश होगी नहीं होगी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी है, आपकी स्पीड ऑफ एयर कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, विंड की स्पीड क्या है, वो सब चीज़ें आजकल हर चीज़ में डेटा को कलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे एक सिनेरियो दे दिया गया है जो कि मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ। अब यहाँ पे ना पूरा जो सेकंड वाला आपका टॉपिक है, ठीक है, वो है आपका रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल। तो हमने एआई प्रोजेक्ट साइकिल मैंने ऐसा पढ़ाया कि आपको रिविजिट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको जो पढ़ना है वो बता दूँगी जो इंपॉर्टेंट है इसमें। अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा एक्विजिशन इसमें कुछ नहीं है, नथिंग। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है, मैं कह रही हूँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं हर चीज़ बताऊँगी, टेंशन नहीं लेने का। देखिए, अरे कहाँ गया, ये तो कंप्यूटर विजन हो गया ना, ये बहुत अच्छा है, ये हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। कहाँ गए, यस, ये चीज़ है आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट, ये है बहुत इम्पॉर्टेंट। कहाँ गई ये नहीं, वेट करना 2 मिनट। यहाँ पे तो नहीं है, क्या हो गया इसको, मॉडलिंग एवेल्यूएशन, अच्छा यहाँ पे आपका एक्स डेटा पहुँच गए हम, ठीक है, यस ये रहा, यही था। ये आपका इम्पॉर्टेंट वाला आता है, समझ लेना इसको एक बार। देखो टाइप्स ऑफ डेटा, कितने टाइप के डेटा होते हैं, तो यू मस्ट नो दैट कि आपके पास एक होता है CSV मैम क्या होता है, CSV होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। अगर मैं कोई भी इंफॉर्मेशन को ऐसे लिख रही हूँ, जैसे अमीशा 6,3, जैसे रोल नंबर हो गया, बर्थ डेट हो गई, एंड देन मैंने लिख दिया 10 सेक्शन लिख दिया ए, इस तरह से। तो ये कॉमास के साथ आपकी वैल्यू सेपरेटेड होती है, इसको बोलते हैं CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, ठीक है। सिंपल फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करते हो टैबुलर डेटा, ठीक है, स्टोर करते हो टैबुलर डेटा में। उसके बाद स्प्रेडशीट अगेन रोज एंड कॉलम्स में डेटा को स्टोर करते हैं। SQL जो है आपका ये आपका DBMS में एक काइंड है, ठीक है, और ये पर्टिकुलरली हैंडल करता है स्ट्रक्चर्ड डेटा को, पर्टिकुलरली हैंडल स्ट्रक्चर्ड डेटा, और इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद आता है डेटा एसेस करना, डेटा को कलेक्ट करना। नंपाई के बारे में बच्चा एक बार आप इसको ज़रूर देख लेना, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ज़रूर रीड कर लेना इसका डिफरेंस। नंपाई के बारे में, पैंडास के बारे में, एंड मेट्रोप्लॉटिन के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, इसमें आपको समझाऊंगी थोड़ा डिटेल में जाके, बिकॉज आप इसमें पाइथन का यूज़ करते हैं और कई बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो मैं नहीं चाहती मैं आपको इसमें समझा के कन्फ्यूज़ करूँ। सो हम वो डिफरेंट वीडियो में पढ़ेंगे, मैं भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ ताकि आपको जब पढ़ाऊँ तो मुश्किल ना आए, फिर से ढूंढना पड़ेगा नहीं तो। ओके, ये भी समझाना पड़ेगा ना इसके लिए। ओके, ये 3-4 चीज़ें हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे, डोंट बी स्ट्रेस्ड, वीडियो आ जाएगी, ठीक है। चलो अभी हम चलते हैं कहाँ पे, अभी हम चलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन, हमने पढ़ रखा है, वही चीज़ है। बार ग्राफ देखो मैंने पढ़ाया था ना आपको, स्कैटर ग्राफ हो गया, बबल वाला ग्राफ भी बोलते हैं इसको, बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राफ आपका कॉन्टिन्यूस डेटा देता है, ठीक है,
कहाँ पे थे? अगेन हम गुम हो गए, कहीं यहाँ कहीं थे को। बैग ऑफ वर्ड्स पे तो अभी पहुँचे नहीं, अभी तो काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं। कहाँ पे थे यार? एक तो ना, हाँ बस ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, हिस्टोग्राफ होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार। चलो आगे, कंप्यूटर विज़न। अब आती है आपके मेन टॉपिक। कंप्यूटर विज़न में क्या है, मैं वीडियो बंद करके इसलिए आगे नहीं कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ इससे आगे है ही नहीं कुछ भी, हम हर चीज़ को पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर विज़न क्या होता है, मैंने आपको बताया कि विजुअली एबल करना मॉडल को ताकि वो चीज़ों को देख कर प्रेडिक्ट कर पाए। इसमें 3 प्रोसेस काम करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको चैप्टर में बताऊँगी 3 प्रोसेस कौन से हैं वो भी आपको बताती हूँ। रुको, 3 प्रोसेस हैं, जैसे कि आपका पहले इमेज को कैप्चर करना, फिर उसको आपका कैप्चर करने के बाद कन्वर्ट कर देना डिजिटल इमेज को, एनालॉग इमेज को डिजिटल इमेज में, एनालॉग इमेज को, रियल पर्सन की इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर देना। एंड देन उसके बाद क्या होता है आपका, अगेन आपका क्या होता है, फेस मैच होता है कि वेदर द 2 फेसेस आर ऑफ सेम पर्सन। जैसे कि सिंपलेस्ट आपका एग्जांपल है इसमें, आप आगे देखोगे वैसे इसमें एग्जांपल एप्लीकेशन देखते हैं इसकी सीधे, ठीक है। डेफिनेशन याद होनी चाहिए। दूसरा, अब हम इसकी जैसे कि पहला वाला जो था फेस रिकॉग्नाइजेशन, इसमें क्या होता है मैंने आपको बता दिया क्या होता है। पहला होता है फेस डिटेक्शन, दूसरा होता है फेस कैप्चर करना, एनालॉग इमेज को डिजिटल में कन्वर्ट करना इन्फॉर्मेशन में, फिर होता है फेस मैच। अब आपके पास क्या है, जैसे आपका ये आपने मुझे देखा होगा, स्पेशली कहाँ हर किसी में होता है, स्नैपचैट में देखा होगा, ठीक है। आपका जैसे फेस मान ले इस तरह से है, तो आपको डिटेक्ट कर लेगा कि आपके आईज़ है, आपका फेस है, तो यहाँ पे आपकी टंग आ जाएगी। तो ये कैसे डिटेक्ट हो रहा है कि यहाँ पे आपका आईज़ आना चाहिए, यहाँ पे ईयर आना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ CV, अगेन कंप्यूटर वर्जन। उसके बाद हमारे पास आता है आपकी जो इमेज सर्च होती है गूगल लेंस, वो भी आपका क्या यूज़ करता है, अगेन CV यूज़ करता है। आपका रिटेल में काफ़ी यूज़ किया जाता है आजकल, जो आपकी अमेज़ॉन जो सेटिंग कैशअप है उसमें क्या होता है कि जो ट्रॉली है वही पूरा बिल कैलकुलेट करती है, तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है, चेक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेल्फ ड्राइविंग कार लाइक टेस्ला वो तो यूज़ करती हैं, हमने पहले देख लिया था। मेडिकल में भी इसका ग्रेट रोल है, जैसे कि निमोनिया की डिटेक्शन करना हो गया, या फिर आप कह लो कि जैसे कोई भी डायग्नोसिस एड बना दिए जाते हैं, मॉडल बनाए जाते हैं 3D मॉडल, ताकि जो सर्जन्स हैं वो पहले उनके ऊपर सर्जरी करके अपना प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है गूगल ट्रांसलेट, वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट इज कंप्यूटर विजन सेटिंग। अब थोड़ा सा इसमें आपको हाई लेवल का पढ़ना पड़ेगा, बट बहुत सिंपल है, हलवा है। देखो, अगर सिंगल इमेज को प्रोसेस करना रहता है या फिर मल्टीपल इमेज को प्रोसेस करना रहता है तो 2 प्रोसेस होते हैं। सिंगल इमेज में क्लासिफिकेशन होती है, और अगर आपका मल्टीपल होता है तो उसमें होती है क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन। अगर आपका इसमें 2 टाइप होते हैं, क्लासिफिकेशन एंड लोकलाइजेशन। इसमें एक टाइप, इसके भी 2 टाइप होते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड इंटेंस सेगमेंटेशन। यस, इसमें क्या होता है, जैसे कि लेट्स हैव अ लुक टू दिस एग्जांपल। फिर गुम हो गया ना, देखो अभी ढूंढूंगी, कहाँ गया, हाँ जी बस यहीं पे कहीं पे ही है, आजा कहाँ गया, यस। जैसे कि मैंने अपने मॉडल को बोला, जैक को मैंने बोला कि जैक बता कि इनमें से कौन सी का बिल्ली है, कौन सा कौन है, तो उसने ना सिंपली अगर मुझे बता दिया कि दिस इज़ कैट, उसने क्लासीफाई कर दिया कि भाई बिल्ली है, ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। अगर उसने क्लासिफिकेशन के साथ एक बॉक्स बना दिया ना एक इमेज के लिए, सिंगल इमेज के लिए सॉरी, तो वो उसे बोलेंगे क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन, कि उसने बिल्ली भी बता दिया और उसने इमेज के बाहर बॉक्स बना दिया, उसे लोकेट कर दिया। जैसे ये अंकल ही अपनी फ़ोटो खींच रहे हैं, तो इनके आगे एक बॉक्स बना दिया जाएगा कि ये इमेज, ये मैन है, ये यहाँ पे है और इसका नाम क्या है, जैक, इस तरह से, ठीक है। तो याद रखना, याद रहेगा ना। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में सिंगल इमेज के लिए 2 चीज़ें हो गई, पहला क्लासिफिकेशन, दूसरा हो गया क्लासिफिकेशन और लोकलाइजेशन, ठीक है। अगर दोनों कराए तो दोनों, नहीं तो लोकलाइजेशन, बॉक्स बना रहे तो लोकलाइजेशन। अब ज़्यादा के लिए, अगर ये ज़्यादा के लिए बॉक्स बना रहा है, साथ में इसको बता भी रहा है कि ये कौन सी है, तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो जाएगा। पर
अगर वो आपका पूरा एक बैकग्राउंड दे रहा है कि भाई ये डॉगी है और इसका बैकग्राउंड सेपरेट कर देता है कि इतना इतना पोर्शन डॉगी का है, ये बिल्ली है, इसको अलग कलर दे दिया ना, तो इस तरह से अगर वो बता रहा है तो होगा इंटेंस सेगमेंटेशन। क्या बोलेंगे? इंटेंस सेगमेंटेशन, बैकग्राउंड डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंगली वो उसे कर रहे हैं। मल्टीपल के लिए हो गया और सिंगल के लिए हो गया। याद रहेगा, बहुत सिंपल चीज़, बहुत ईजिली मैंने आपको समझाई है। इतनी ईजिली आप नहीं शायद समझ पाते, बट मैंने अपना बेस्ट आपको दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है पिक्सल के ऊपर, इमेज रेजोल्यूशन के ऊपर, क्लासिफिकेशन के ऊपर। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बता दी, लिखना आना चाहिए, बट हाँ फिर भी डेफिनेशन बता दूँगी। अब इसका वैसे मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाहती थी। रुको, अगर इसमें होता है, देखो अब इसमें भी आपने देखा, जैसे मैं क्रॉप कर रही हूँ तो इमेज में बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं ना। आई होप रिकॉर्डिंग हो रही है तो पता चल रहा होगा। देखो ये वाली इमेज है ना, देखो ये इमेज ऐसी है। ठीक है, बिल्कुल आपको सिंपल इमेज दिख रही है। ये पेड़ को ही देख लो, चलो इसको मैं क्रॉप करती जा रही हूँ। देखो अलग अलग शेड्स नहीं दिख रही आपको पेड़ की। यहाँ पे देखो, ये ग्रास देख लो, चाहे ये देखो, इसमें कोई बॉक्स नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, ये बॉक्सेस छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस, इसमें इतना नहीं होता। ये देखो दिख रहे हैं बॉक्सेस, ये मुझे तो दिख रहे हैं भाई, इससे ये इतना बॉक्स है, छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। आई होप आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे बॉक्स। तो ये इमेज को क्रॉप करने पर आए हैं। इससे भी ज़्यादा पिक्सल का होता तो मैं और ज़्यादा क्रॉप करती, तो ये ऐसा दिखना था, ये इमेज दिखनी थी इसकी। और यहाँ पर ये जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं, ये एक कलर सेपरेट कलर के एक ही कलर की बहुत सारी शेड्स आपको दिख रही हैं। ठीक है ना। तो पिक्सल क्या होते हैं? पिक्सल आपके स्क्वायर बॉक्सेस या सर्कल होते हैं। सर्कल आपके मोबाइल में हो सकते हैं, पर स्क्वायर में होते हैं रियलिटी में। स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं जो कि इमेज की क्वालिटी को बताते हैं। ज़्यादा पिक्सल होंगे क्वालिटी अच्छी होगी, कम पिक्सल होंगे क्वालिटी बेकार होगी। ठीक है ना। ठीक है, तो अभी पिक्सल को एकदम करेक्ट डेफिनेशन देखी जाए तो आप कैसे लिखेंगे अगर आगे आप पिक्सल है, या फिर आपके एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। तो पिक्सल रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ अ स्क्रीन दैट कैन बी कंट्रोल्ड इंडिविजुअली इन टर्म ऑफ द कलर एंड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंडिविजुअली क्या होता है, एक आपकी स्मॉलेस्ट पीस है आपकी स्क्रीन का, दैट कैन बी कंट्रोल इंडिविजुअली इन टर्म ऑफ द कलर एंड इंटेंसिटी। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअली कंट्रोल होता है इन द टर्म ऑफ कलर एंड इंटेंसिटी। ठीक है, कोई भी फोटो ले लो, हर एक में ये चीज़ होती है। जैसे यहाँ पे देखो, दिख रहे हैं ना बॉक्स, आपको इसमें भी देख रहे थे, जैसे मैंने आपको इमेज क्रॉप करके दिखाई। इस कैटी की इमेज ले लो, चलो। ठीक है, ये देखो दिख रहे हैं ना बॉक्स, दिख रहे हैं ना। इसमें और नहीं हो सकता, नहीं तो और होता तो और पता चलता आपको। ये देखो ग्रास देखो। ठीक है, तो इसको इसमें ये चीज़ होती है। ये देखो इसमें आपको दिख रहे होंगे, आई होप देखे होंगे। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज इमेज रेजोल्यूशन। इमेज रेजोल्यूशन क्या होता है कि क्वालिटी एंड साइज ऑफ इमेज इन टर्म ऑफ विथ एंड हाइट। इसमें रेजोल्यूशन निकालने के लिए हम विथ, न्यूमेरिकल नहीं आता इसमें, पहले बता दूँ, कहीं बच्चे पूछते हैं मैम न्यूमेरिकल आता है, नहीं न्यूमेरिकल नहीं होता इसमें कुछ भी। विथ इंटू हाइट कर देते हैं, उससे में पिक्सल की वैल्यू पता चलती है। जैसे कि ये आपके बेस्ट लिखा है यहाँ पे, इसको याद ही कर लेना वैल्यू को, हो सके तो एग्जाम्पल के तौर पे 1280 एंड 1024, 1280 1024। ठीक है, एक आपका एमसीक्यू बनता है, वो भी आपको बताती हूँ थोड़ा आगे टॉपिक। अरे क्या हो रहा है इसको, थोड़ा आगे वो टॉपिक ना, उसे आगे जाके डिस्कस करेंगे। एनएलपी पता नहीं क्यों बार बार आ जाते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब हमारे पास आता है पिक्सल, हमने समझ लिया स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्क्रीन दैट कैन बी विजुअली कंट्रोल इन द टर्म ऑफ द कलर ऑफ इंटेंसिटी। रेजोल्यूशन मतलब कि क्वालिटी ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, विथ टू हाइट करेंगे, याद रखना। अब आता है नेक्स्ट आता है पिक्सल वैल्यू। पिक्सल वैल्यू क्या होती है? पिक्सल वैल्यू कुछ नहीं होता, कलर डेप्थ को पिक्सल वैल्यू बोलते हैं। कलर डेप्थ क्या होता है? कलर डेप्थ होता है कि अमाउंट ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन अ पिक्सल। कितनी अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी, कितनी अमाउंट ऑफ पिक्सल स्टोर है एक इमेज में, उसे बोलते हैं कलर डेप्थ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट इज ग्रे स्केल। ग्रे स्केल में भी आपकी जो इमेज होती है वो इन द शेड ऑफ ग्रे होती है। ग्रे ब्लैक वाइट ब्लैक में होती है। ग्रे मतलब कि ग्रे बेसिकली मीन्स वाइट एंड ब्लैक। वाइट ब्लैक है तो जो वाइट होता है उसका आपका जो नंबर होगा, वाइट की जो रेंज रहेगी
वो रहेगी 255 255 255, और जो आपका ब्लैक है उसकी 000 होती है। याद रखना, MCQ में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है अगेन नेक्स्ट है कि जो RGB है, कि ये आता है कि जो एक इमेज है वो कैसे बनती है, 3 कंपोनेंट से बनती है, रेड कलर, ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर, ठीक है। RGB मतलब रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर। अब इन तीनों को मिला देंगे तो आपका पर्टिकुलर एक कलर बनता है, ठीक है। उसके बाद कलरफुल इमेज बनती है इन तीनों कलर्स के साथ बेसिकली, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो आपका रेड है वो पहले है, मतलब पहले आपका 255 होगा, बाकी 0 होंगे। ग्रीन आपका, जैसे मैं लिख के बता देती हूँ फिर कंफ्यूज नहीं करना आपको, रेड है तो पहला क्या होगा 255, बाकी 0, इस तरह से होता है। बस आपको सिंपल याद रखना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बता दिया, इतना नहीं आपको याद रखना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया, वो याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, इमेज फीचर्स। इमेज फीचर्स क्या होते हैं भाई, डिस्टिंक्ट शेप होना, डिस्टिंक्ट सेगमेंट को, डिस्टिंक्ट शेप को, कलर को निकालना, उसे बोलते हैं इमेज फीचर्स, ठीक है। सॉरी। अब हमारे पास आता है हाँ जी, इमेज फीचर्स ये जैसे एक एग्जांपल दिया है, ये एक बिल्डिंग है एंड आपको ये सारे कंपोनेंट्स को ढूंढना है, गेम की तरह ही है। चलो करते हैं इसको, टास्क को, मज़ा आएगा। चलो सोचो आप एक गेम खेल रहे हो, दिस इज़ द टास्क असाइन टू यू कि आपको इसको ढूंढना है। क्या आइडेंटिफाई कर पाओगे? अभी आसमान है, आसमान तो मुझे ऊपर ही दिख रहा है, तो आसमान कहीं ऊपर होगा, कहीं यहीं, यहाँ, इधर कहीं होगा आसमान, मतलब यहाँ होगा, है ना आसमान, ठीक है। तो यहाँ पे ए लिख दिया। दूसरा है सी पार्ट मुझे कहाँ दिख रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है, ये सी हो सकता है मेरे ख्याल से, बाकी कहीं भी हो सकता है। उसके बाद ई जो है कोने में दिख रहा है, तो ई आपका ये हो सकता है। उसके बाद एफ जो है वो भी यहीं कहीं होगा कोने में, तो वो ये हो सकता है इस साइड में। सी ये हो सकता है ये पार्ट, ठीक है। बी तो यही होगा, ठीक है ना, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, देखो, ठीक है। तो इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इस तरह से। तो इमेज फीचर मतलब डिस्टिंक्ट शेप होना, डिस्टिंक्ट कलर होना, डिस्टिंक्ट सेगमेंट होना, उसको बोलते हैं क्या, इमेज फीचर्स। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट है कंक्लूजन एंड हाँ, ओपन सीवी याद रखना, एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का नाम है ओपन सीवी, ठीक है। बाकी पाइथन में चला जाएगा, इतना हमें नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। मैट प्लॉटिंग के बारे में याद रखना, विजुअली होता है वो भी यूज्ड, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं याद रखना इतना। आगे चलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको देख लेते हैं एक बार ताकि नंबर ना कटे इसमें। देखते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे ह्यूमन की जैसी आवाज़ को जनरेट किया जाता है अंडरस्टैंड करके। 2 प्रोसेस होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, जैसे मिस्ट्री एनिमल गेम है एक, ठीक है, उसमें भी यही होता है। इमोजी हंट गेम है, उसमें कंप्यूटर विजन होता है, नहीं पूछते वैसे ये, बट फिर भी बता दिया, पूछ ले तो। अब हमारे पास आते पहले जो आते हैं NLP के डिफरेंट टास्क होते हैं। टास्क इसमें नहीं दिए हैं, इसमें टास्क नहीं दिए हैं भाई, ओके मैं बता देती हूँ। पर टास्क क्या होते हैं, NLP के डिफरेंट टास्क सुन लो। टास्क अलग होंगे, एप्लीकेशन अलग होंगी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों सेम है, ठीक है। देखो NLP के, ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा है NLP का भी, ध्यान से समझोगे तो बहुत ईजी है, लास्ट टॉपिक है। उसके बाद इवैल्यूएशन तो बहुत छोटा सा ही है। कन्फ्यूजन मैट्रिक का मेरी वीडियो देख सकते हो, लिंक में दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। देखो सबसे पहले आता है NLP, आपको समझा दिया। उसके बाद आता है ऑटोमेटिक, ये आपको बात बताऊँगी। टास्क भी देख लो पहले। टास्क क्या होते हैं, सबसे पहला टास्क होता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, कि स्पीच को रिकॉग्नाइज करना, उसे क्या बोलते हैं, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, जहाँ पे स्पीच टू टेक्स्ट होता है। दूसरा आता है वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन। वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन में क्या होता है कि सिलेक्शन ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड एज पर द सेंटेंस, आपके मीनिंग ऑफ वर्ड के जैसे आपको सेंटेंस में सिलेक्ट करना। सेंटिमेंट एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपके इमोशंस को देखा जाता है, डिटेक्ट किए जाते हैं, एटीट्यूड, इमोशन, कन्फ्यूजन, सस्पिशन, ये सारे। फिर आता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, यहाँ पे जहाँ पे आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके रिप्लाई किया जाता है। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल होगा आपको, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का NLP का एग्जाम्पल होगा अलेक्सा, सीरी,
एंड सैमसंग का बेबी और कोटोना माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। तो याद रखना, अलेक्सा किसका है? अमेजोन का। सीरी किसका है? एप्पल का। आगे एनएलपी की एप्लीकेशंस देखते हैं एनएलपी की। पहला है ऑटोमेटिक समराइजेशन। ऑटोमेटिक समराइजेशन में क्या होता है, जैसे कि ये समरीज जनरेट करता है। दूसरा आता है सेंटिमेंट एनालिसिस, ये आपके इमोशंस को डिटेक्ट करता है। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ये क्या करेगा? क्लासीफाई करेगा डिफरेंट टेक्स्ट को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, नेक्स्ट आता है दैट इज़ वर्चुअल असिस्टेंट। ये तो आपको बहुत ज़्यादा जान गए हो आप इसके बारे में। आगे देखते हैं। अब हमारे पास आता है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग गेट स्टार्टेड। रिविजिटिंग एआई सिनेरियो दे दिया गया है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। आगे चलते हैं। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ जी, ये आ गया इंपॉर्टेंट, ये लो। चैटबॉट याद रखना है। हाँ, चैटबॉट के बारे में बताना है। चैटबॉट क्या होते हैं? आप कस्टमर हो, आपने रियल टाइम पे कन्वर्सेशन कर सकते हो जिस चीज़ से, जहाँ से भी आप चीज़ को खरीद लो उसके साथ ही मॉडल के द्वारा आप जो है बात कर लेते हो, रियल टाइम कन्वर्सेशन हो जाती है। चैटबॉट इज़ एप्लीकेशन दैट यूजेज एनएलपी एंड यू कैन डू द कन्वर्सेशन विद द डिजिटल डिवाइस ऑफ एआई एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप डिजिटल डिवाइस के साथ क्या कर सकते हो? इंटरेक्ट कर सकते हो। एज अ कस्टमर आप उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, यूज़र और कस्टमर के बीच में इसका होता है, ठीक है। तो याद रखना, इसको कर सकते हैं। चैटबॉट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी लिख सकते हो इसका। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ स्क्रिप्ट बोट एंड स्मार्ट बोट। स्क्रिप्ट बोट एंड स्मार्ट बोट, हैव अ लुक, लेट्स हैव अ लुक टू दिस। अरे एक बॉक्स में डल जाता है ना तो आपका फोकस क्रिएट हो जाता है, इसीलिए। देखिए, सबसे पहले आता है स्क्रिप्ट बोट एंड देन इट्स चैट बोट। स्क्रिप्ट बोट यहाँ पे है आपका, चैट बोट दूसरी तरफ है, मतलब स्क्रिप्ट बोट यहाँ पे, स्मार्ट बोट वहाँ पे चैट बोट बोली जा रही हूँ। देखो, 3 तरह के बोट होते हैं, इसमें 2 दिए ना। एक होता है हाइब्रिड, यहाँ पे नहीं लिखा बट याद रखना, हाइब्रिड होता है जिसके फीचर इसके भी होते हैं इसके भी होते हैं, दोनों के सेंटर का हाइब्रिड होता है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट बोट होता है, उसको आप सिखा रहे हो तो वो सीख रहा है। पर स्मार्ट बोट एआई बेस्ड होता है, दैट लर्न इटसेल्फ। स्क्रिप्ट बोट में क्या होता है, जो आप सिखाते हो लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है, लेस प्रेफरेबल होता है। स्मार्ट बोट में मोस्ट होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं होता इतना, ये कॉम्प्लेक्स होता है। ऑल अबाउट दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। यहाँ पे इतना ही था। एग्जाम्पल देखो, आपको ये दे रखे हैं, मैंने आपको पहले बता दिए थे, ठीक है। अब ह्यूमन लैंग्वेज वर्सेस कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या याद रखेंगे, इसमें कुछ दे नहीं रखा इतना खास, बट मैं बताऊंगी। रुको, दे रखा होगा यार, नहीं दे रखा ना, डेटा प्रोसेसिंग दे रखा है, इसके पहले नहीं दे रखा। देखो क्या होता है कि जैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, कि सीधे समझा दूँ, सीधे समझाती हूँ, चलो। देखो हमारे पास क्या है, हाइब्रिड वाला समझ आ गया ना, ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज में समझाती हूँ। जैसे ये है हमारे पास ह्यूमन लैंग्वेज, ये है हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज। ह्यूमन ऑफ कोर्स अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। ये बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करता है, ज़ीरोज़ और वंस की। उसके बाद यहाँ पे आपके इमोशंस होते हैं, ठीक है, लिखते जाओ, मैं लिखूँगी नहीं। इमोशंस होते हैं, यहाँ पे आपके इमोशंस नहीं होते हैं। यहाँ पे सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड सो ऑन होते हैं, यहाँ पे नहीं होते हैं। यहाँ पे मॉर्फोलॉजी होती है, यहाँ पे नहीं होती है। सिंटेक्स और सेंटिमेंट्स इनकी सिमिलैरिटी है, याद रखना। सिंटेक्स सेंटिमेंट्स इनकी सिमिलैरिटी होगी। और सिंटेक्स का होता है ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। अब दूसरा आता है कि इसमें जो आपके मिस प्रोनाउंस्ड हो जाते हैं वर्ड्स, मतलब गलत वर्ड है तो वो चलेगा। मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड्स कैन बी ओके, ठीक है, इसमें आपके नहीं होते ओके, इसमें आपके नहीं प्रोसेस करता है आके, ठीक है। इसमें आपका कॉन्टेक्स्ट भी क्रिएट होता है, जैसे कि बैट है, बैट के 2 मतलब हो सकते हैं ना, बैट खेलने वाला बैट और उड़ने वाला बैट। पर वहाँ पे उसको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस के हिसाब से क्या बोल रहे हैं। सीधे बैट है तो वो कुछ भी दिखा देगा, ठीक है। आई होप इसे समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे हम अगेन एनएलपी फिर गुम कर लिया। बस हम एंडिंग के पास ही है बच्चा, बस थोड़ी देर का सब्र एंड देन वी विल एंड विद दिस टॉपिक, सब ख़त्म हो जाएगा। देखिए पूरा का पूरा 130 स्लाइड्स कवर करना भाई, इट्स विक्टोरियस फॉर अस, ठीक है। ओके, अब आता है हमारे पास प्रोसेसिंग के बारे में। क्वेश्चन आ जाता होता है, बहुत कम आता है बट फिर भी याद रखना आ सकते हैं।
बहुत कम नहीं आता, वैसे आता ही है, मतलब एमसीक्यू में जो आता है बड़ा करके कम ही आता है। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का होता है कि टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करना। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला होता है सेंटेंस को सेगमेंटेशन करना। इट मीन्स आपको ऐसे करके दे दिया था इन सी बी टी जो भी है, इसको आपको पूरा एक सेंटेंस को सेगमेंट करके लिख देना, उसको बोलते हैं सेगमेंट। मतलब इसको तोड़ देना सेंटेंस को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। जैसे मैंने बोला आई लव टी, आई लव कॉफ़ी, आई लव टी एंड कॉफ़ी, इन्होंने तोड़ दिया आई लव टी, आई लव कॉफ़ी, इस तरह से तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन में होता है कि एक एक पार्ट को पकड़ के लिख देना बॉक्स बना के। ठीक है, इस तरह पकड़ के आई लव टी, आई लव कॉफ़ी एंड इस तरह से जो बीच में रह के वो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद है स्टॉप वर्ड्स को हटाना। स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं, रेयर वर्ड्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंट वर्ड्स क्या होते हैं, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, फिर ना कहना कि बताया नहीं। चलो, स्टॉप वर्ड्स होते हैं, एक ग्राफ होता है वैसे ऐसे करके, आपको क्वेश्चन उसमें फॉर्म में आएगा, याद रखना, यहाँ पे दिया होगा तो देख लेंगे। स्टॉप वर्ड होते हैं जो वर्ड सबसे ज़्यादा बार आते हैं उनकी वैल्यू कम होती है। रेयर वर्ड बहुत कम आते हैं पर उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंट वर्ड बार बार हर एक डॉक्यूमेंट में रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे हमने टोकन सुना दिए, रिमूव करना है स्टॉप वर्ड को, जैसे कि ए एंड द, ग्रामेटिकल वर्ड्स को रिमूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कॉमन केस में कन्वर्ट करना। चाहे आपने हेलो हेलो जैसे मर्जी लिखा हो बड़े छोटे अल्फ़ाबेट्स में, आप पास सिंपल फॉर्म में लोअर केस में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है स्टैमिंग। स्टैमिंग और लेमेटाइजेशन में डिफरेंस याद रखना। यहाँ पे देखो, ये आपका केयरिंग से याद रखना। देखो, केयरिंग है, केयरिंग अगर हम लेमेटाइजेशन करेंगे, लेमेटाइजेशन वाला वर्ड डिक्शनरी में मिलता है, स्टैमिंग वाला हो सकता है कि नहीं मिलता हो, इसीलिए जैसे केयरिंग है तो इसका बन गया केयर लेमेटाइजेशन में, और आपका स्टैमिंग में बन गया कार। इससे थोड़ा अच्छा एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको थोड़ा पता चलेगा कि हाँ स्टडीड। ठीक है, स्टडीड है, अगर मैं लेमेटाइजेशन की बात करूँ तो वो लिख देगा स्टडी, क्योंकि वो वर्ड डिक्शनरी में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आपका दूसरा होता है स्टेमिंग, उसमें वर्ड डिक्शनरी में मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, तो यहाँ पे ये ईडी हटाएगा और यहाँ पे बन जाएगा स्टडी, जो कि गलत है। अरे, जो कि गलत है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। स्टेम होगा उसमें लैमा होगा, तो याद रखना, प्रीफिक्स वगैरह वगैरह। अब आता है बैक ऑफ वर्ड। बैक ऑफ वर्ड में क्या होता है, उसके स्टेप याद रखना। पहले टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन होगी, उसमें सारे सेंटेंस करोगे, सेंटेंस सेगमेंटेशन करोगे, लोअर केस में कन्वर्ट करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे, उसके बाद कॉमन केस में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद वो कर दिया, पूरा नॉर्मलाइजेशन हो गया। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद आप क्या करोगे, क्रिएट डिक्शनरी क्रिएट करोगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेक्टर क्रिएट करोगे। डिक्शनरी क्या होती है, डॉक्यूमेंट वेक्टर क्या होता है, ये डिक्शनरी होती है। इस तरह से डिक्शनरी क्रिएट की जाती है एक एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से। जैसे कि आपके पास डॉक्यूमेंट 3 डॉक्यूमेंट है, उसके हिसाब से आपने डिक्शनरी क्रिएट कर दी, ये आपकी डिक्शनरी होगी। उसके बाद हमने वैल्यू के हिसाब से दे दिया कि इसमें कितनी बार आ रहा है, उसकी कितनी बार आ रहा है, और आपने ये पूरा कर दिया क्या, एक डॉक्यूमेंट वेक्टर बना दिया। मैं सेपरेट वीडियो में आपको ये समझा दूँगी, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी वीडियो। ठीक है, उसमें आपको पूरा समझा देती हूँ ये टॉपिक। TF-IDF थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये ग्राफ देखो आया हुआ था पिछली बार पेपरों में, तो ये याद रखना। मैंने बता दिया रेयर वर्ड क्या होता है, स्टॉक वर्ड उसी के बेस पे ये है। ठीक है, आगे चलो जल्दी से। TF-IDF की फुल फॉर्म याद रखना, फंक्शन याद रखना, फंक्शन दिए हैं यहाँ पे, तो फंक्शन भी आपको मैं उसमें बता दूँगी अगर मिलेंगे तो। ठीक है, इवैल्यूएशन में आपको क्या याद रखना है, देखो वैल्यूएशन मैंने उस वीडियो में पूरा समझा रखा, कैसे क्वेश्चन करने हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, पूरा आपको बताया है। अब हमने क्या करना है, एक वीडियो अभी थोड़ी देर में आएगी, दैट इज़ कि आपका डॉक्यूमेंट वेक्टर वगैरह कैसे बनाना है, मतलब TF-IDF के बारे में आपकी पूरी वीडियो आ जाएगी। और जो वीडियो आपको देखनी है, रेफरेंस वीडियो होगी, वो है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की, क्वेश्चन आना ही आना है, 4 नंबर का पक्का है, तो वो आप देख लेनी है वीडियो जाके। ठीक है, अगर मैं डिस्क्रिप्शन में डाला भूल जाऊँगी तो चैनल पर जाकर देख लेना। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आज हमने 1 hour 37 minutes के अराउंड 40 हो जाएंगे, तो पूरा का पूरा 130 स्लाइड्स, एक एक चीज़ समझी, एक एक वर्ड समझा। आई डोंट थिंक सो कि मैंने कुछ छोड़ा, मैंने एक्स्ट्रा ज़रूर पढ़ाया है, यहाँ से कुछ नहीं छोड़ा, आपकी पूरी NCERT कवर हो गई है। एंड अगर समझ आया तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना, मेहनत तो लगती है भाई, प्लीज़। ठीक है।